स्टैन सर जी का हम स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता स्टैन सैरो जी, इनका स्वागत करते हैं। गणेश जी, ऊपर है, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, थैंक यू सर, आपका स्वागत है सर। हाँ जी, हाँ जी। आपका बहुमूल्य समय आप हम सब लोगों को जेनेटिक कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी देने के लिए आप उपस्थित है, इसलिए आपका आत्मकला परिवार के सदस्यों के तरफ से स्वागत करता हूँ। और मैत्रेय स्वामी जी को मैं विनती करता हूँ कि कार्यक्रम के बारे में हमें जानकारी दे। जी हाँ. आजचे हे सत्र अत्यंत ज्ञानवर्धक, माहितीपूर्ण, आपल्या सर्वांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत डोळे उघडणारं असं ठरणार आहे. सर्वप्रथम मी आपले मुख्य वक्ता स्टॅन सेराव सरांचं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि त्यांचा आभार मानतो की त्यांनी आपल्या व्यस्त कार्यक्रमातनं आज आपल्याला वेळ दिली. आता या मीटिंगला जॉईन होण्यापूर्वी पण सर आज एक मीटिंग घेत होते. ते मीटिंग आटपून ते साठी त्यांनी वेळ दिलेला आहे. डीएनए सारख्या अत्यंत वैज्ञानिक आणि क्लिष्ट विषयाला अत्यंत सोप्या आणि सहज समजेल अशा भाषेत आपल्यासमोर मांडण्याचं कसब कला स्टॅन सरांनी अवगत केलेलं आहे. आणि आज खास करून आत्मकलाच्या ग्रुपसाठी त्यांनी आपल्याला वेळ दिलेला आहे. आता त्यात महत्वाचे त्यातून मिळणारे डीएनए टेस्टिंगचे फायदे याबद्दल जे काही माहिती आपल्याला मिळणार आहे या सत्रामध्ये, तर त्यासाठी मी सगळ्यांना, उपस्थित सगळ्यांचं पण मनपूर्वक स्वागत करतो. आपल्या निरोगी शरीरासाठी आणि स्वास्थ्यासाठी डीएनएचं महत्व काय आहे हे जाणून घेणे अत्यंत गरजेचं आहे. आज आपल्याला या महत्वाच्या विषयावर डीएनए संदर्भात मार्गदर्शनाचं जे सत्र आपण आज करतोय. आजच्या आपल्या या कार्यक्रमाचे मुख्य वक्ते वेलोसिटीचे संस्थापक, लीड इन्स्ट्रक्टर आणि आदरणीय स्टॅन सेराव सरांचं मी पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो. त्यांनी आपल्या आत्मकला केंद्रासाठी साधकांना अमूल्य मार्गदर्शन देण्याचं मान्य केलं. याबद्दल सर्वांच्याच वतीने त्यांचे आभार मानतो. आजच्या सत्रात आपण डीएनए टेस्ट म्हणजे काय, ती कशी केली जाते, डीएनए टेस्ट का करावी, त्यातून मिळणाऱ्या महत्वाची माहिती आणि त्याचे आरोग्यासाठी होणारे फायदे, या सर्व गोष्टींवर अगदी सविस्तर आणि सोप्या भाषेत मार्गदर्शन आपल्याला मिळणार आहे. तर मी आत्मकला विज्ञान ध्यान केंद्राच्या वतीने स्टॅन सराव सरांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. सर, आम्ही सर्वजण आपले मार्गदर्शन ऐकण्यासाठी अतिशय उत्सुक आहोत. मी सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या सत्राला सुरुवात करावी. धन्यवाद स्टॅन. बहुत बहुत धन्यवाद मैत्रेय सर, स्वामी सर। एक्चुअली मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को नमन करना चाहता हूं, और खास करके मैत्रेय सर को, क्योंकि उनके साथ एक जेनेटिक्स के सब्जेक्ट को सीखने का और उनसे भी सीखने का बहुत सारी चीजें, एक मौका अवसर हमको मिला। एंड मैत्रेय सर की खासियत ये है, हर जो हमारे सेशंस होते थे, लाइव क्लास होते थे, उसके बहुत मतलब एक बच्चा जो पढ़ता है वैसे इतना कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ उन्होंने सीखा और उसके नोट्स बनाए। और हम लोग अलग अलग भाषिक लोग हैं। आई एम श्योर आप मराठी ज्यादा यूज करते हैं, मी पण मराठी बोलू शकतो है, लेकिन उतना मैं फ्लुएंटली नहीं बात कर सकता हूं, तो कोई अपार्थ नहीं हो जाए इसके लिए मैं हिंदी बात करूंगा, राष्ट्रीय भाषा है। एंड ऑब्वियसली हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में कोई टेक्निकल शब्द आते हैं तो बात करते हैं। तो सर ने जो हम लोगों ने सेशन में सिखाया या जो भी हम लोगों ने चर्चा की, उसका बकायदा हिंदी में ट्रांसलेशन करके जब ग्रुप में डालते थे, हमको ऐसा लगा कि हम लोग उनसे कितना सीख रहे हैं। और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दूसरों को भी इस कोर्स को, इस सब्जेक्ट को
जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सीखने के लिए बहुत बहुत मदद किया। तो मैंने आपको हमारे जो प्लेटफॉर्म में धन्यवाद तो दिया ही है, लेकिन खास करके आज आपने जो एक इनिशिएटिव लिया है, आपके जो जो खास लोग हैं, स्पेशल लोग हैं, जिनके बारे में आप एक तरीके से यू आर कंसर्न, या एक तरीके से उनकी आपकी दे आर योर नियर एंड डियर वंस, आपको मानते हैं, आपकी आपने सिखाई हुई चीजों को वो अपने जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सर। यू आर सच अ वेरी सीनियर अकम्प्लिश्ड पर्सन। जिंदगी का आपको अनुभव है। आपका किताब मेरे ऑफिस में मैंने रखा हुआ है, तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैंने जितना भी पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म में आपने मुझे बुलाया, एंड आप समाज के लिए, आप जैसे बहुत सारे लोगों की जरूरत है, और खास करके आप सभी लोगों के लिए जो मुझे सुन रहे हैं, उनके माध्यम से उन आपको लोगों को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बिकॉज टुडे इंडिया, या इंडिया क्या, पूरा दुनिया में बहुत सोच समझ के, सूझबूझ के साथ अपनी जिंदगी को जीने का अंदाज सिखाने वाले लोग भी चाहिए। एंड आई थिंक आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर द अमेजिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्क दैट यू आर डूइंग। चलिए, अभी हो गया 9-10, सैटरडे है, शनिवार है। कई सारे लोग अभी ऑलरेडी मस्त अपने अपने अंदाज में रहेंगे, लेकिन यू आर वेरी क्रेजी पीपल, यानी कि एक तरीके से अलग लोग हैं आप। तो आप मेरे जैसे एक व्यक्ति को सुनने के लिए यहाँ पर हैं। लेकिन ये आज मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, लेकिन आज मैं जो चर्चा कर रहा हूं वो साइंस जो है, वो टेक्नोलॉजी है, वो बहुत फैसिनेटिंग है। तो मैं इसको अपने अंदाज में आपसे पेश कर लेता हूं। एक पीपीटी भी है मेरे पास, तो उसको भी मैं शेयर करते हुए मेरी बात मैं रखना चाहता हूं। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आखिर में हम लोग क्वेश्चंस भी मैं ले लूंगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट करूंगा, थोड़ा मैं फास्ट बात करूंगा, ताकि आप थोड़ा फोकस्ड रहें, एंड नींद ना आने जैसे आपको मैं यू नो कोशिश करूंगा मेरी पूरी। सबसे पहले तो वेलकम है, हमारे 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वेलोसिटी जेनेटिक्स, ये हमारा ब्रांड नेम है। यहाँ पे हेल्दी पीपल हेल्दी नेशन का हमारा एक नारा है। एंड एट द सेम टाइम विग्नेट जो है हमारी हमारी जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, संस्था है, वहां पे मैं और मैत्रेय सर साथ में जुड़े हैं। और फिट भारत मिशन जो शिवांगी मैम का ब्रांड है, उनका एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया में, उन्होंने करीबन 5 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी तरफ से मैं स्वागत करना चाहता हूं। आप मुझे ये सवाल आपसे पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सीरियस हैं या नहीं है। ठीक है, आज सर ने कई क्रिएटिव वगैरह। हे मीटिंग आहे का, हे महत्वाचं आहे. हाँ, अनम्यूट, 1 मिनट में सबको आपको म्यूट कर लेता हूं एक बार। ठीक है, ओके, अभी मैंने सबको म्यूट किया। सो जो म्यूट ऑल, ओके ओके, हाँ सभी म्यूट हो गए। तो अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ आंसर कर लेंगे इसको। ठीक है, तो अभी मेरा आवाज तो आ रहा है आपको, राइट? आवाज आ रहा है ना सर? मेरा आवाज आ रहा है? थम्स अप। यस। यस यस, ओके ग्रेट, ऑल राइट। सो तो अभी हम लोग ध्यान से सुनते हैं, आपका पूरा फोकस रहेगा स्लाइड के ऊपर। सो अगर आप जेन्युइनली आपके डीएनए में, मेरी और आपके डीएनए में क्या क्या राज छुपे हैं, इसको अगर समझना चाहते हैं, एंड इसके बदौलत हम सभी लोग हेल्दी होंगे, ज्यादा हैप्पी होंगे, क्योंकि हम लोग एक इन्फॉर्म्ड एक व्यक्ति होंगे, इसके बारे में मैं जानने की बताने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले है, हम लोग, कोई बिजनेसमैन है, कोई एम्प्लॉयमेंट करता है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रोफेशनल है, हमारा प्रोफेशन अलग है, हमारी संपत्ति अलग है, हमारा वेल्थ क्रिएशन अलग है, जो भी है, जो भी अलग अलग हमारी जो बैकग्राउंड रहेगा, एज अलग है, जेंडर अलग है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग है, लेकिन हम सभी लोगों के जिंदगी में ये 4 चीजें तो बिल्कुल है। सबसे पहले, हम सभी लोग बायोलॉजिकली जन्म लिए हुए हैं। हम लोगों को किसी को भी अमेजोन फ्लिपकार्ट में किसी ने ऑर्डर नहीं किया कि चलो ठीक है, एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा घर पे आ जाए। ये प्रक्रिया अभी तो चालू नहीं है, तो वी आर बायोलॉजिकली बॉर्न। सेकंड, हमको कुछ ना कुछ बीमारियां आ रही है, छोटी मोटी बड़ी बीमारियां, किसी को सर्दी जुकाम है, किसी को डायबिटीज हाइपरटेंशन है, किसी को बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेज है कि यार हार्ट ब्रेन स्ट्रोक या कैंसर जैसी बीमारियां। थर्ड, मेरे आपके लिए समय रुकता नहीं है। हर साल हमें जब जन्म दिवस का वाढदिवसाची शुभेच्छा देते हैं, तो हम लोग ये बोलते हैं कि जिंदगी का 1 साल हमारा कम हो गया। पता नहीं क्यों हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मुझे तो लगता है कि यार सक्सेसफुली जिया, इसके लिए हो सकता है। लेकिन चौथा चीज अभी आप गेस कर सकते हैं क्या होगा।
कि जन्म भी हो गया, रोग व्याधियां आ गई, बीमारियां आ गई, डिसीजेस आ गए, वृद्धावस्था यानी कि जारा बोलते हैं इसको संस्कृत में, ये भी आ गया। लास्ट चीज है ऑफ कोर्स डेथ, मृत्यु। तो मुझे आपको सबको जिसको जो आए हैं उनको जाना भी है। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज क्या है इस स्लाइड में, कि ये चारों चीजों में से तीन चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। समय को रोक नहीं सकते, जन्म को हम लोगों के पास ऑप्शन था नहीं, मृत्यु को भी रोक नहीं सकते, लेकिन मृत्यु को थोड़ा डीले कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर सकते हैं? हमारी बीमारियों को कंट्रोल करके। तो ये मेरे और आपके हाथ में है। तो आज मैं इसके कुछ राज बता दूंगा, जिससे कि हम लोग हमारे इन्फॉर्म्ड चॉइसेस के जरिए हमारे शरीर किस तरीके से काम करता है इसको पता करने के बाद में हम लोग थोड़ा हम लोग हेल्दी, हैप्पी और लॉन्ग टर्म का जीवन जी सकते हैं। तो अगर आप हेल्दियर लेना चाहते हैं, हैप्पियर बनना चाहते हैं, फिटर बनना चाहते हैं, अभी जो अपनी जो ताकत है उसे और थोड़ी ताकत और बढ़ाना चाहते हैं, और अपनी एज के हिसाब से और यंग दिखना चाहते हैं, कम गोलियां मेडिसिन खाना चाहते हैं, ट्रूली संतुष्ट रहना चाहते हैं, जो भी आप करते हैं, आपका बिजनेस है, प्रोफेशन है, जॉब है, समाज सेवा है, स्पिरिचुअल काम है, जो भी है, अगर करना चाहते हैं और लंबा जीवन जीना चाहते हैं, तो ये जो आज मैं शेयर कर रहा हूं वेबिनार में, ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक जमाना था 300-400 साल पहले, ह्यूमन बींग्स का लाइफ स्पैन था, मान के चलिए 50 साल या 45 ईयर्स ऑन एन एवरेज। मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो एकदम हट्टे कट्टे तंदुरुस्त हुआ करते थे। लेट्स से 50 की एज लेते हैं, 48 तक कोई बीमारी नहीं, नॉर्मल जीवन, काम काज सब कुछ करते थे। लेकिन जैसे बीमारी आ गई, ज्यादा टाइम बचते नहीं थे, बिकॉज उनके लिए इलाज इतना नहीं था, पैसे नहीं थे, मेडिकल साइंस इतना ज्यादा नहीं था। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि डेथ 2-3 महीने, 2-3 सालों के बाद में हो जाती थी। लेकिन अभी सिनेरियो बदल गया है। अभी हमारी लाइफ स्पैन भी तो बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट डबल हो गई है। इंडिया में इट इज 72 ईयर्स, पूरे दुनिया की अगर बात करेंगे इट्स अराउंड 85 ईयर्स, मतलब मान के चलिए 45 टू ऑलमोस्ट 85, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गई है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि उसी प्रोपोर्शन में हेल्थ स्पैन नहीं एक्सपैंड हुआ है। हेल्थ स्पैन होता है कि 40, 45, 50 में ही लोगों को बीमारियां आने स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद में का ये जो जीवन अवधि है, लाइफ स्पैन है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि डिसीज भरा, बीमारियों के भरा, और बहुत ज्यादा मेडिसिन खाने पड़ते हैं। यानी कि मरे नहीं है, लेकिन एक तरीके से वैसे जिंदा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा दवा, मेडिकल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे शरीर में प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। अब शरीर में जब प्रॉब्लम्स की मैं बात करता हूं, मैं केवल शारीरिक प्रॉब्लम्स नहीं बता रहा हूं, इमोशनल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, एंड मानसिक तरीके के भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आज लोग बाहर से सब कुछ अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब हम लोग थोड़ी सी ध्यान रख के देखेंगे, थोड़ा नजदीक आ जाएंगे, उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे, सबको कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस भी रहेगा। और स्ट्रेस आज एक अर्ली डेथ का, प्रीमेच्योर डेथ का एक बहुत बड़ा कारण हो चुका है। तो दोस्तों, बोलना क्या चाहता हूं कि लाइफ स्पैन बढ़ गया, तो वैसे हेल्थ स्पैन भी हमारा बढ़ना चाहिए। हेल्थ स्पैन यानी कि बीमारियों के बिना जिंदगी। और आज हम लोग जानेंगे कि बीमारियां आते क्यों, मुझे आपको बीमारियां क्यों आते हैं। क्योंकि जो हिपोक्रेटस है, जो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहलाते हैं, उन्होंने करीबन 2500 साल पहले उन्होंने ये कहा हुआ था कि बीमारियां ऐसी अचानक नहीं आते। अगर कुछ भी चीजें हमारी जिंदगी में अचानक हुआ, उसको हम लोग एक्सीडेंट, आकस्मिक बोलते हैं, एक दुर्घटना बोलते हैं। डिसीजेस आर नॉट दुर्घटना, डिसीजेस आर अ कलेक्शन ऑफ और लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल पाप जो करते हैं, जो जो छोटे छोटे हम लोग पाप करते हैं, और एक दिन हमारा पाप का घड़ा भर जाता है, तो शरीर बोल जाता है अभी मैं मेरा रंग दिखाऊंगा, अब तक मैं चुपचाप था। तो इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि बड़ी बड़ी बीमारियों को अगर अवॉइड करना है, तो छोटे छोटे डिसीजंस जो है वो सही करने पड़ेंगे। और आज सुबह उठने से रात को 12 बजे तक, या जो भी आप जितने भी टाइम पे सोते हैं, तब तक आप हंड्रेड्स ऑफ डिसीजंस लेते हैं कि आज मुझे कितना कप कॉफी पीना है, एक्सरसाइज करना है कि नहीं, वॉकिंग में जाना है कि नहीं, कितने घंटे सोना है, ऐसे बहुत सारे, क्या खाना है इस पर। तो ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। आज का पूरा वेबिनार का सार रहेगा कि बड़ी बड़ी चीजों को नहीं करना है। वी आर नॉट इन चार्ज ऑफ द होल वर्ल्ड, बट वी आर इन चार्ज ऑफ आवर पर्सनल वर्ल्ड। तो वो हमको सुनना है। तो इसके लिए बीमारी अगर आते हैं,
हमारे में से कई बार कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ठीक है, हम लोग दवा ले लेंगे, मेरे पास मेंबरशिप है कोई मेडिकल शॉप का, वहां पे वो 20% डिस्काउंट देता है, मेडिक्लेम है जहां पर तो पूरा फ्री हो जाता है, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन है ना, हम लोग दवा से मैनेज कर लेंगे। अब वो बीमारी आने की बात की सोच है। तो यहां पर दुनिया में अभी रिसर्चर्स बता देते हैं, और इंडिया का फार्मा इंडस्ट्री का भी इंटरनल ऑडिट ये बताता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑल्सो आर किलिंग पीपल। एंड आई एम श्योर मेरे आपके परिसर में कई सारे लोगों को आपने सुना रहेगा कि उनको ये दवा दवा दिया, वो दवा दिया, छोटे डॉक्टर से दिखाया, बड़े डॉक्टर को दिखाया, बाद में पता चला एक और बड़ा डॉक्टर आ गया, उसने बोला कि आप किसके लिए दवा खाते हो, ये बीमारी आपको है ही नहीं। तो कई बार हम लोगों ने देखा रहेगा कि वी कंज्यूम मेडिसिन विदाउट रियल प्रॉपर डायग्नोसिस, या आज की नई नई बीमारियां ऐसी आई हैं डॉक्टर को भी पता नहीं कर सकते कई बार। लेकिन एडवर्स ड्रग रिएक्शन आज एक बड़े प्रमाण में लोगों की मौत का कारण हो चुका है पूरे दुनिया में। तो इसके लिए ये मैं नहीं कह रहा, एक डॉक्टर है जिसका नाम है रे स्ट्रैंड। रे स्ट्रैंड पूरे दुनिया के बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, वो एक एमडी हैं, ठीक है, डॉक्टरेट इन मेडिसिन किया है। वो ये बोलते हैं डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन खाने का बहुत ज्यादा वाइज तरीका नहीं है, उससे बेहतर तरीके अभी अवेलेबल हैं। और वो ये भी कहते हैं वही डॉक्टर, वॉट योर डॉक्टर डज नॉट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन। अब देखिए, न्यूट्रिशनल को वो मेडिसिन कहते हैं, और यही चीज हिपोक्रेट्स भी बोलते हैं कि लेट फूड बी दाई मेडिसिन। आपका खाना, आपका औषध, आपका पोषक तत्व, या जो आप जो खाना खाते हैं, आपका भोजन जो है ना, वही आपका औषध बने। ये दोनों इन्होंने लिखे हुए बुक्स जो है अमेजोन में मिलते हैं, इसको ऑर्डर कर लीजिएगा, पढ़िएगा, जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, एक डॉक्टर और है, डॉक्टर एलन, वो ये कहते हैं, एंड ही इज अ रिटायर्ड फिजिशियन, वो ये कहते हैं कि अगर आई कैन ऑनेस्टली से दैट अनलेस यू आर इन सीरियस एक्सीडेंट, मतलब कोई आपको एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हुई, इमरजेंसी सिचुएशन है, यस आप देख लीजिएगा डॉक्टर को, वो जरूरी है। तब जाके आप योगा नहीं कर सकते हैं और जुम्बा नहीं कर सकते। यहां पे आपको क्या करना, नहीं तो वो ये बोलते हैं कि द बेस्ट चांसेस ऑफ लिविंग टू अ राइट ओल्ड एज, मतलब जो ह्यूमन शरीर की जो लाइफ स्पैन है, उसका जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, 120 साल तक तो वो आराम से जी सकता है, लेकिन आज नहीं जी रहे हम लोग। वो ये बोलते हैं कि द बेस्ट चांसेस टू अवॉइड डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स। ये कौन कह रहे हैं? एक रिटायर्ड फिजिशियन खुद कह रहे हैं। वो आर&डी कर लीजिएगा इसके बारे में, गूगल में देखिएगा, हिंदी मराठी जो भी लैंग्वेज आपकी आपको कंफर्ट होता है इसके बारे में आप सुन लीजिएगा। इसको स्लाइड को भी आप चाहिए तो कर दीजिएगा सेव। तो यहां पर देखिए, अगर मेडिसिन इतना ही पावरफुल होता, हालांकि मैं मेडिसिन के अगेंस्ट नहीं हूं, मेडिसिन लेना भी चाहिए, मैंने कभी लिया भी है, मैं भी लेता रहता हूं, लेकिन जो मेडिसिन हम लोग खाते हैं ना, उसको भी धीरे धीरे या पीरियोडिकली कुछ कॉम्पिटेंट वो भी कम करते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, क्यों आज एक हम लोग ट्रिकी टाइम पे जी रहे हैं? दैट इज बिकॉज बीमारियां आज हमको अपना अंदाज बताते नहीं है। साइलेंट किलर जिसको बोलते हैं, आदमी सोचता है कि यार मुझे क्या हुआ, मैं तो अट्टा कट्टा ठीक ठाक हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। हर व्यक्ति अपनी बीमारी को छुपाना चाहता है या अपना हेल्थ कंडीशन को मैनेजेबल करना चाहता है, लेकिन साइलेंट किलर जब भी आते हैं, इसका प्रॉब्लम क्या है पता है? कोई सिम्टम्स ही नहीं है। आदमी ठीक ठाक ऑफिस गया, शाम को वापस आया ही नहीं, सिम्टम्स नहीं है। इट कुड बी ब्रेन स्ट्रोक और ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस आज हम लोग सुनते हैं। हो सकता है कि हमारे आसपास में भी, फैमिलीज में भी हम लोगों ने देखा रहेगा। अभी सिम्टम्स नहीं है तो कोई डायग्नोसिस क्यों करता है? डॉक्टर के पास वैसे तो लोग जाते नहीं है, जाते भी है तो डर डर के जाते हैं कि कहीं कुछ निकला तो कई सारे ऐसे लोग हैं वो बोलते हैं फियर ऑफ डिसीजेस, कि यार रिपोर्ट ना करेंगे तो अच्छा है, करेंगे तो निकला तो बाद में बोला ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, ये गोली खाओ, वो खाओ, ये सर्जरी करो, इससे अच्छा है कि यही सिचुएशन में रहेंगे। ऐसे भी सोचने वाले लोग हैं। और उसके बाद में कई सारे लोग बोलते हैं मरना तो एक दिन है ही, खा के पी के ऐश करके मरो, थोड़ा आगे पीछे ही तो है। वो कब बोलते हैं? जब उनके शरीर में ताकत है, जब उनकी ताकत थोड़ी कम हो जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है, हेल्थ बिकम्स अ प्रायोरिटी, तब वो शायद रिग्रेट भी कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट को। लेकिन आप मानो या ना मानो, इंटरनल डैमेज तो हो रही है। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम लोग किडनी को महीने में 2 बार, 1 बार निकाल के बाहर साफ वाफ करके अंदर डाल दें, ठीक है। एक दिन हम लोगों ने हार्ट को दे दिया, बोला कैसा है भाई, ठीक ठाक, ऐसा नहीं है। स्पेयर पार्ट्स नहीं है कि हम लोग इसको कर ले। ये हम लोग तभी इसके ऊपर ध्यान देते हैं जब वो काम नहीं करते हैं। तो इसके लिए आज हम लोग जानेंगे कि जेनेटिक्स का राज से कैसे हमारे ऑर्गन्स को, हमारे हेल्थ को हम लोग अच्छा कर सकते हैं। सो इसके लिए फेटल इलनेसेस आने से बचने के लिए कुछ प्रिवेंटिव प्रेडिक्टिव तरीके हैं। सो
आज हम सभी लोग क्या करते हैं, जितने ज्यादा करके पढ़े लिखे लोग, फाइनेंशियली थोड़े से स्ट्रांग है, वो क्या करते हैं, बोलते हैं बीमारी क्या प्रॉब्लम है, पैसे हैं, मेडिक्लेम है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल, सब पता है हमको, हमारे पास भरपूर नॉलेज है, आपका नॉलेज नहीं चाहिए, ऐसे सोचने वाले हम लोग हैं। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं, वो सुबह उठ के योगा करते हैं, जिम जाते हैं, वॉकिंग जॉगिंग में जाते हैं, और कुछ अच्छे न्यूट्रिशियस खाना खाते हैं, तो प्रिवेंटिव मेजर्स करते हैं। लेकिन आज हम लोग जो बात करने वाले हैं डीएनए के जो इस सेशन में, क्यूरेटिव भी नहीं, ये डॉक्टर लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है। आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर एंड आई एम सेइंग कि आप मेडिकल डॉक्टर भी रहेंगे तो बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी भी बहुत ज्यादा तादाद में लोगों की जरूरत है आज। प्रिवेंटिव हम सभी लोगों को करना चाहिए, लेकिन प्रिवेंट करेंगे क्या, करेंगे प्रिवेंटिव, आपको प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रिवेंट करना है वो तो भी पता होना चाहिए। इसके लिए एक नया साइंस आया डीएनए का, दैट्स कॉल्ड प्रेडिक्टिव हेल्थ केयर। ये पिछले 12-13 साल से ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया में 2016-17 में आ गया। हमारी कंपनी ने 2017 में रजिस्ट्रेशन किया एज ए कंपनी। 2017 से ये ऐसे वेबिनार सेमिनार करने के लिए कोशिश किया और प्रयास किया। तो मुझे बता दीजिएगा, मन में सोचिएगा, अगर आप चैट बॉक्स में आंसर नहीं करते हैं तो भी चलेगा, पहला चॉइस क्या होना चाहिए, क्यूरेटिव होना चाहिए, प्रिवेंटिव होना चाहिए कि प्रेडिक्टिव होना चाहिए? क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। मेरा आंसर रहेगा, मेरा सुझाव रहेगा आप सभी लोगों के लिए, पहले आप प्रेडिक्शन कर लें। जब प्रेडिक्शन करेंगे हमको एग्जैक्टली पता चलता है कि मुझे क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या क्या प्रिवेंट मुझे करना चाहिए, जहां पे मुझे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद में प्रिवेंशन करें। ये लॉजिकल बन जाता है। मान के चलिए, चलो आज मैंने वेबिनार में जो भी चीजें बता दी उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, क्लिनिकली वैलिडेटेड नहीं है, डेटा ड्रिवन नहीं है, सब मान लिया मैंने, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ऐसा सोचे एक बार, वो भी मान लिया, ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो चलेगा। क्यूरेटिव तो है ही है ना, कहाँ भाग रहा है वो तो, और हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, हर साल एमबीबीएस सीट्स बढ़ रहे हैं, तो वी नीड मोर डॉक्टर्स। सो लॉजिक ये है कि अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, पहले प्रेडिक्शन करें, छोटे छोटे डिसीशंस जो हैं वो सही करें, तो प्रिवेंशन सही तरीके से होगा, यहां तक आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आज हम लोग जान सकते हैं। एक उदाहरण के तरीके से मैं समझाऊंगा आपको। उड़ीसा में 1999 में एक तूफान आया था, आंधी साइक्लोन आया था। उस साइक्लोन का नाम था सुपर साइक्लोन, उसका नाम दिया था। अभी भी आंधी तूफान आ रहे हैं। अब इसमें प्रशासन को, वहां पे गवर्नमेंट को, वहां के जो म्युनिसिपालिटी जो भी है वो एरिया में, किसी को नहीं पता कि तूफान कब आएगा, कहाँ पे लैंडफॉल होगा, कितना डैमेज होगा, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है। तो 10,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कई सारे लोगों ने अपने घर से निकलने के लिए भी मना कर दिया, बोलते हैं कि जिएंगे मरेंगे इधर ही, मतलब उनको ज्यादा नॉलेज नहीं थी। लेकिन आज गवर्नमेंट का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने रिसर्च करके भेज दिए हैं, सैटेलाइट्स, उपग्रह भेज दिए हैं। कहाँ पे? अंतरिक्ष में। वो अंतरिक्ष का चक्कर लगाते हैं और हवामान कैसा है ये टीवी में हम लोगों को रोज देखते हैं। हम लोग पहले दूरदर्शन देखते थे, बोलते हैं कि अभी हवामान वर्तमान ये जो है, मतलब वेदर रिपोर्ट देते थे। और आज भी हमारे सैटेलाइट्स फोटो और वीडियो के जरिए बता देते हैं कि कहाँ पे बारिश आएगा, कहाँ पे साइक्लोन आएगा, बता देते हैं। अगर ये नहीं होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस फेलियर, यानी कि टेक्नोलॉजी, तांत्रिकता यूज करके हम लोग जो आगे आने वाले जो हादसे हैं उसके बारे में फेल हो गए, इंटेलिजेंस फेल हो गया। और यही अपना पहलगाम में भी हुआ है, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, यानी कि क्या क्या अटैक होने वाला पता ही नहीं है। अगर होता तो हम लोग कुछ उसके बारे में कुछ विकल्प हमारे पास थे। सो दोस्तों, वैसे ही आज हेल्थ के बारे में मुझे आपको, जैसे आज हम लोग कहीं जाते हैं तो जैसे जीपीएस यूज करते हैं, वैसे अगर यूज कर सकते हैं तो बढ़िया रहेगा। एक एग्जांपल और देता हूं, देखिए हमारे इंडिया में ना, ये बस्तर जिला, छत्तीसगढ़, गढ़चिरौली, ऐसे कुछ जिले हैं जहाँ पे माओइस्ट और ये जो अपने नक्सलाइट्स वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, ये पुलिस को, प्रशासन, अधिकारियों को के लिए ऐसे लैंडमाइन रखते हैं। लैंडमाइन ऐसा रखते हैं और इनको, प्रशासन के लोगों को पता नहीं, वो अपना जीप वैन गाड़ी लेके आते हैं और देखिए कैसा कितना बड़ा खड्डा हो जाता है, तो आदमी की मौत हो जाता है। अगर किसी को यहाँ पे पता होता कि यहाँ पे लैंडमाइन रखा हुआ है, उसके ऊपर चलता? नहीं चलता। तो इसके लिए इनको तो बहुत मजा आ रहा है, देखो हम लोगों ने बिना बंदूक के इनको ऐसे ही उड़ा लिया। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मुझे और आपको, मुझे आने वाली जिंदगी में क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं, किसकी वजह से मुझे तकलीफ हो सकती है, इसके सुराग अगर हमारे डीएनए से मिल जाएंगे तो कैसा होगा। जैसे हम लोग इस पिक्चर में देखते हैं, एक जमाना था, और वैसे मैं एक लास्ट महीना जून महीने में मैं एक 10 दिन के लिए जापान गया था। मेरे
परिवार के साथ घूमने के लिए। 10 दिन। अभी जापान में तो मैं पहली बार गया, अभी मुझे जापान के सिटीज नाम पता है, हिरोशिमा, टोक्यो वगैरह, ओसाका, लेकिन मैं कभी गया नहीं हूँ। और वहां पे हम लोग जितने जगह पे जाना था आराम से गए। कैसे गए? जीपीएस लोकेशन वो बताता है कि सही रास्ता कौन सा है। सो दोस्तों, आज ये वेबिनार के एंड में आपको पता चलेगा कि मेरे जिंदगी में जो गलतियां मैं कर रहा हूं, पहले तो गलतियों को अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके क्या सॉल्यूशन है। जैसे एक जीपीएस, अब जीपीएस क्या है, कोई भविष्यवाणी बताता है? नहीं, ये भी सैटेलाइट से टेक्नोलॉजी के जरिए होता है। जब टेक्नोलॉजी और साइंस ये दोनों जब मिल जाते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा एक क्लिनिकली वैलिडेटेड, डेटा ड्रिवन एंड एविडेंस बेस्ड एक साइंस आ जाता है। सो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी आई है। हम लोग बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, हाइपर लूप की बात कर रहे हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं एआई की। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो टॉप 10 ग्लोबल टेक्नोलॉजी है, उसमें एक है नेक्स्ट जनरेशन जेनोमिक्स, यानी कि ह्यूमन में जो अभी डायग्नोसिस करके हम लोग डिसीज ट्रीटमेंट करते हैं, उसके पहले मेरे रिस्क फैक्टर्स क्या हैं इसको पता करके उसके तहत हम लोग जीने लगेंगे, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। वेल, हमको बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी जीने का एक मौका है। तो इसके लिए मैं बताता हूं कि टॉप ग्लोबल डिस्ट्रप्टिव ट्रेंड्स हैं। डिस्ट्रप्टिव यानी कि ट्रेडिशनली जो हम लोग सोचते आए हैं वैसे नहीं, ये डिस्ट्रप्टिव है, कुछ अलग अतरंगी बता देते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि यार ये ऐसा नहीं है, लेकिन लगता है ऐसा है, लेकिन साइंटिफिक है। एंड इसमें भी टेलीमेडिसिन जैसी चीज है जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे 3 साल पहले, 30 साल पहले, कि भाई इंटरनेट के ऊपर दवा मंगा सकते हैं। अभी तो घर पे दवा आ जाती है, वो भी डिस्काउंट के साथ। तो ऐसे ही बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो डिसरप्शन कम्युनिकेशन में आया, कई आप में से कई सारे लोगों ने इनलैंड लेटर में, पोस्ट कार्ड में, मनी ऑर्डर में यूज किया रहेगा। मनी ऑर्डर में पैसे भेज, मनी ऑर्डर कोई यूज करेगा, आपको कैसा लगेगा? बोलते हैं कि यार ये कितना बहुत पुराना आदमी है। हेल्थ में भी आज ऐसे डिसरप्शंस आ चुके हैं। सो हेल्थ केयर में कंज्यूमर ड्रिवन डिजिटल डिसरप्शन आ चुके हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है। आज एआई से, चैट जीपीटी से और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, लेकिन वो जानकारी को सही तरीके से इंटरप्रेट करने के लिए आप अपने आप को ट्रेन करना जरूरी है। यू कैन बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, एआई से, तो नहीं तो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। सो दोस्तों, इसके लिए आज हम लोग हेल्थ मामले में एम्बेसडर जैसे, एचएमटी जैसे, नोकिया जैसे या कोडैक जैसे नहीं रह सकते कि भाई उन्होंने ये सोचा था कि हम लोग तो मार्केट में इतना एक दबदबा बना के बने हुए हैं तो हमको कोई हिला ही नहीं सकता, हमारे पास सब टेक्नोलॉजी और नॉलेज है। लेकिन नई टेक्नोलॉजी आ गई, इन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, मार्केट से बाहर हो गए। तो इसके लिए हम वैसा करना चाहते हैं एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न। इसके लिए दोस्तों, आज हम लोगों को जरूरत है, ठीक है, वी हैव दिस को होस्ट एडमिन, ठीक है, चलो, नो नो इशू। तो हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्विकली आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं। देखिए, पूरे दुनिया में 8.2, ये लास्ट ईयर के आंकड़े हैं, अभी हो गया 8.3 बिलियन, यानी कि 830 करोड़ लोग हैं। इंडिया में ही इसमें से 150 करोड़ के आसपास लोग हैं, इतना जनसंख्या हमारी आज है। देखिए, यहाँ पे चाइना इज 140 करोड़, इंडिया इज ऑलरेडी 150 करोड़ से प्रोजेक्ट किया गया है। अब इसमें से एक चीज हमको पता करनी पड़ेगी, इंडिया में जो 1.48 बिलियन लोग हैं, इसमें बहुत बहुत अलग लोग हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारा खाना अलग है, कोई नॉन वेज खाता है, कोई वेज खाता है, कोई जैन खाता है, कोई वीगन खाता है, कोई अलग अलग भाषा यूज करता है, हर एक के नॉलेज बेस अलग है, इंटरप्रिटेशन अलग है, इंटेलिजेंस अलग है। तो अगर आप ये फोटो देखोगे यहाँ पे, ग्लोबली अगर देखोगे, सभी तो वैसे इंसान तो हैं, लेकिन देखिए कितने फर्क है, नेशनैलिटी में फर्क है, अलग अलग देश के लोग हैं, रिलीजन अलग है, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पता नहीं कितने लोग हैं, कॉम्प्लेक्शन अलग है। कलर देखिए, स्किन का कलर, हम लोग बोलते हैं ना डार्क ब्राउन, व्हाइट, और इसको रेसिज्म भी बोलते हैं कि इसके ऊपर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करे। लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, संस्कृति अलग है, हमारी इकोनॉमी, हमारी फाइनेंशियल स्टेटस अलग है, फिजिकल ट्रेट्स भी अलग है। नेपाल के लोग, चाइना के लोग, बहुत ज्यादा हाइट नहीं रहती है। वही अगर आप देखेंगे यूएसए के, यूरोप के लोग, उनके हाइट ज्यादा रहते हैं, बहुत मस्कुलर रहते हैं। इंडिया के लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, तो इसके लिए गोल मोटोल रहते हैं। यहाँ पे मसल्स कम, मस्कुल ज्यादा रहते हैं, सिक्स पैक रहता है, सिक्स पैक के बदले फैमिली पैक रहता है। फूड अलग है हमारे। अब दुनिया की क्यों बात करें, इंडिया की बात करें, इंडिया के लोग ही हैं यहीं पे देखिए, इनके फेस, आई, हेयर टाइप अलग है, स्किन अलग है, ठीक है, इंटेलिजेंस अलग है। एक ही क्लास में 60 बच्चे पढ़ते हैं, सबको सेम नहीं समझ में आता है, सबके मार्क्स सेम नहीं होते।
पर्सनैलिटी अलग है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई एकदम इम्पेशेंट है, कोई सारा लोग ये बोलता है कि एकोमोडेटिव नहीं है, कोई सारे लोग खड़ूस होते हैं, कोई सारे बहुत दयालु होते हैं, बहुत हैप्पी गो लकी होते हैं। हम सभी लोगों के एक अलग अलग स्वभाव है, एंड थॉट पैटर्न हमारे अलग है, हम लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। इसकी वजह से हम लोग बोलते हैं ना, मेरी जिंदगी का नजरिया अलग है, मेरी आइडियोलॉजी अलग है। ये हम लोग बात करते हैं ना पॉलिटिक्स में, ये आइडियोलॉजी वो आइडियोलॉजी कहाँ से आती है? बिकॉज वी थिंक डिफरेंटली, हमारा बिहेवियर अलग है। कई सारे लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कई सारे लोग कितना भी आप उनको इंटिमिडेट करो वो चार्ज नहीं होते, ट्रिगर नहीं होते। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अ जेनेटिक्स। हम ये सोचते हैं कि वो मेरा, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, यही आज हम लोग पता करने वाले हैं। एंड इमोशंस भी अलग है। आज देखोगे, आज नीट एग्जाम के बारे में ऑल ओवर इंडिया में इतना इतना हंगामा हो रहा है। तो 22 लाख लोग, ठीक है, 22 लाख लोगों को एग्जाम कैंसिल हो गया, लेकिन उसमें 20 बच्चों ने ये भी डिसाइड कर लिया कि मुझे री एग्जाम देने की भी ताकत नहीं है, पेशेंस नहीं है, मैं निराश हो चुका हूं, और उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्योंकि उनके इमोशन कंट्रोल करने की ताकत अलग है। तो इसमें देखिए, अगर हमको कोई गाली देगा, कुछ आवाज बात करेगा, हमको बहुत दर्द हो जाता है। हम क्या बोलते हैं? हम लोग इज्जतदार लोग हैं, एक्सेट्रा। वही कई ऐसे लोग हैं, उनको आप कुछ भी बोलो फर्क ही नहीं पड़ता है, वो बोलते हैं ठीक है। And खास करके पॉलिटिशियंस हैं, वो थिक स्किन लोग बोलते हैं। जरूरत नहीं है कि ओनली पॉलिटिशियंस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने समाज में। बट सब लोगों को भगवान ने बना लिया, ऊपर वाले ने ही बना लिया। तो हम लोगों को उनके साथ कैसे डील करें, ये भी हम लोग समझ सकते हैं विद द साइंस ऑफ जेनेटिक्स, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिसीजेस और मैनेजमेंट, इट्स एवरीथिंग अबाउट अस। तो देखिए दोस्तों, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेरे आपके फिंगरप्रिंट सेम है क्या? नहीं है। इसकी वजह से हम लोग वो बोलते हैं ना, अंगूठा लगाते हैं, फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं, बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्स में जायदाद लगाते हैं, तो फिंगरप्रिंट्स अलग है। तो ये मैं बताता हूं कि दिस इज द फर्स्ट क्यूआर कोड जो भगवान ने बनाया हुआ है। कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स के पहले ही क्यूआर कोड बना लिया है। उसी फिलॉसफी के आधार पर आज क्यूआर कोड में हम लोग यूपीआई पेमेंट करते हैं, या वेब पेज के अलग अलग पेज को खोल देते हैं। अब सवाल यह है कि मेरे आपके फिंगरप्रिंट्स अलग है, लेकिन केवल ओनली फिंगरप्रिंट्स अलग है क्या? नहीं, हमारे जो आंखों में आइरिस है वो भी अलग है। अब कहीं कंट्री में जाओगे इमिग्रेशन के लिए, वो आइरिस यूज करते हैं, कॉर्निया में जो आइरिस होता है वो भी अलग है। इसका मतलब ये है कि मेरे आपके हर एक शरीर का हर एक सेल भी अलग है, और यही जेनेटिक्स का राज है। तो इसके लिए बॉटम लाइन अब तक जो मैंने बता दिया, क्विकली मैं बताऊंगा कि वी आर सिमिलर बट वी आर नॉट द सेम। हम लोग एक जैसे हैं, हम लोग एग्जैक्टली सेम नहीं है, समान मतलब इक्वल नहीं, ये मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं है, वी आर सिमिलर। मेरे में मैत्रेय सर में फर्क है, मेरे में विजय सर में फर्क है। तो ये अपना डिफरेंसेस है। इसको हम लोग हिंदी में अगर थोड़ा सा मैं बोलूं, थोड़ा सा एग्जैक्ट सेम आंसर मतलब ट्रांसलेशन नहीं है इसका। दिस इज कॉल्ड, हम अलग हैं, हम गलत नहीं है। तो आपने कुछ बोला, मैंने कुछ अलग तरीके से समझा, बिकॉज मैं अलग हूं। अब मैं, आप बोलते हैं कि नहीं आपने गलत समझा, मैं गलत नहीं समझा, मैंने अलग समझा। ये जब हमको ज्ञानोदय होगा, तो हम लोग अपने परिवार के सदस्यों को भी बोलते हैं ठीक है, एवरीबडी इज इंडिविजुअली अलग अलग। तो हम लोग देखेंगे कि जेनेटिक्स क्या बोलता है इसके मामले में। इसके लिए मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं इस ब्यूटीफुल प्रोफेशन साइंस को। इसको डीएनए कहें, जेनेटिक जीन्स कहें, जेनेटिक्स कहें, जेनेटिक मेकअप कहें, या होल जीनोम कहें, जो भी आपने शब्द सुने रहेंगे, इसके लिए मैं इम्प्लाइट करता हूं। अभी मैं क्विकली आपको 5 मिनट में बताता हूं कि जेनेटिक्स क्या है, इन अ वेरी सिंपल स्टोरी टेलिंग लैंग्वेज में, जो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हम सभी लोगों के पास एक शरीर है, फिजिकल शरीर, वन बॉडी। ये बना हुआ है 12 अलग अलग सिस्टम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, एटसेट्रा। ये सिस्टम्स बने हैं ऑर्गन से, ऊतक से बने हैं। 80 ऑर्गन्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। उसमें 5 बहुत क्रिटिकल हैं, ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनी एंड लीवर। ये मैक्सिमम फंक्शन करते हैं। उसके बाद में आते हैं 4 तरीके के टिश्यूज, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिससे ही ऑर्गन सिस्टम बॉडी बनती है। और ये टिश्यूज बनते हैं सेल से, यानी कि जीवकोश या कोशिकाओं से। अब सवाल ये है कि एक शरीर तो समझ में आ गया, लेकिन इतने कोशिकाएं आए कहां से है? इसका राज ये है कि जब भी मैं और आप अपने माँ के कोख में जब भी कंसीव हुए थे, तब ये जो पहला सेल है, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में जाइगोट। ये जाइगोट, ये पहला सेल का नाम है जो फर्टाइल हुआ, मतलब इसमें से एक बच्चा पैदा होने की क्षमता आ गई। अब ये जो जाइगोट है वो आगे जाके एम्ब्रियो बनता है 7 वीक तक।
उसके बाद में उसको फीटस बोलते हैं, उसके बाद में वो एक शिशु, एक बेबी, एक बच्चे के तौर पर वो जन्म आ जाता है। सभी लोग वैसे ही हम लोग पैदा हुए। अब यहां पे मुझे बताइएगा, ये जाइगोट जो है ना, ये एक ही सेल में आप कौन होंगे, आपका जेंडर क्या होगा, आपका स्वभाव क्या होगा, आपका इंटेलिजेंस क्या होगा, आपको क्या बीमारियां आ जाएंगे, सब कुछ छुपा हुआ है, राज। क्यों? क्योंकि ये अकेला नहीं बना, ये फादर और मदर के मिलन से बना। अब मुझे बताइए, फादर और मदर दो अलग अलग फैमिली से आके उन्होंने शादी की, तो अभी इस जाइगोट में दो अलग अलग खानदानों की, फैमिली की हिस्ट्री छुपी हुई है। लेकिन ये तो सच मेरे फादर मदर के लिए भी है, उनके भी फादर मदर थे। अब मुझे बता दीजिएगा, इस जाइगोट में दो फैमिली के नहीं, अभी तो छह अलग अलग फैमिली के गुण लक्षण इस जाइगोट में आ गए हैं। अब इनके भी तो दादा, मतलब उनके माँ बाप थे, मेरे दादा परदादा या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। अब ऐसे ही आगे जाते 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 पीढ़ी दर पीढ़ी जो आते हैं, हम लोग इंडिया में 7 जन्म की बात करते हैं, लेकिन साइंस बताता है कि 7 नहीं, 60 भी नहीं, बिलियंस ऑफ इयर्स ह्यूमन हिस्ट्री है जो डार्विन के इवोल्यूशन के बाद में आई है। तो वो ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ गुण लक्षण हर पीढ़ी को पास ऑन कर लेता है। और कैसे गुण लक्षण है? पहले तो हो गया फिजिकल, आप कैसे दिखते हैं, कैसे हंसते हैं, किस तरीके का आपका कॉम्प्लेक्शन हेयर है, ये वगैरह फिजिकल, आंखों का कलर क्या है, बाल कैसे। दूसरा है इमोशनल, आपके फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, आप भी बहुत डिसिप्लिन रहेंगे। आपके फादर बहुत हंसी मजाकिया वाले थे, तो आप भी थोड़ा हैप्पी गो लकी जॉली टाइप रहेंगे। तो ये भी इमोशंस आपके आए हुए हैं। तीसरा, आपका बिहेवियर, आपका स्वभाव, आपकी पर्सनैलिटी भी आपकी जेनेटिक से आई हुई है। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे इन चीजों के बारे में, ज्यादा नहीं, लेकिन बीमारियों के बारे में, क्योंकि आज बीमारियों से हमको तकलीफ होती है। स्वभाव कैसा भी वो लोग पसंद करें नहीं करें, जो भी चलेगा, ठीक है, हम लोग मैनेज करेंगे। लेकिन बीमारी आ जाएंगी और ज्यादा सीरियस हो जाएंगे, पैसे भी खर्च होंगे, पेन भी होगा, और हो सकता है कभी घातक भी हो सकता है। इट कुड बी ए सीरियस कंडीशन। तो इस साइंस को, ऐसा नहीं कि पहले पता नहीं था, पता तो था, लेकिन 1919 में 90 में, यानी कि अब से 36 ईयर्स पहले, अमेरिकन गवर्नमेंट ने सोचा कि इसके बारे में और तहकीकात होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो उन्होंने देखा कि चलो इसके सेल्स के अंदर और घुसते हैं कि कैसे क्या है। और उन्होंने देखा बायोलॉजी को जो ऑलरेडी पता था, इसमें से और कुछ उन्होंने साइंस निकाला। सबसे पहले, सेल के अंदर होता है एक न्यूक्लियस, ये आपने स्कूल में पढ़ा है। न्यूक्लियस हर सेल में एक होता है, तो 37.2 ट्रिलियन न्यूक्लियस है हमारे शरीर में। ये भी एक एस्टिमेट है, अंदाजा है, ठीक है। दूसरा, सेल्स के अंदर है क्रोमोसोम्स। अभी क्रोमोसोम्स कितने हैं? 23 × 2, 46 बोलते हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअली सही तरीका बताने का है 23 × 2। ये क्यों? क्योंकि 23 फादर ने दिए, 23 मदर ने दिए। तो ये 23 का जब जोड़ी बन गया, जिसको मियोसिस प्रोसेस बोलते हैं, मियोसिस की वजह से रिप्रोडक्शन हो जाता है। नहीं तो सेल्स हमारे शरीर में आज भी रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्लिकेशन हो जाते हैं, उसको हम लोग माइटोसिस बोलते हैं। मियोसिस इज अ प्रोसेस जहां पे रिप्रोडक्शन हो जाता है, और ये रिप्रोडक्शन के जरिए ये क्रोमोसोम्स को आए हैं। तो क्रोमोसोम्स ही वो अपना अलग अलग ट्रेट्स को यहाँ पे लेके आए हैं। और ये क्रोमोसोम्स के अंदर है डीएनए। देखिए कैसे ट्विस्टेड लैडर, सीढ़ी जो है, घूमती हुई सीढ़ी दिखती है आपको, जो पुराने गोथिक बिल्डिंग में अभी भी मुंबई जैसे शहर में मिल जाती है। तो ये डीएनए है, और ये डीएनए के अंदर आते हैं जीन्स, पहनने वाला नहीं, जो मेरे आपके स्वभाव को, मेरे आपके हेल्थ को अलग अलग बताता है, ठीक है, जीन्स। और हर एक न्यूक्लियस के अंदर, हर एक सेल के अंदर 20 से 25 हजार जीन्स हैं। और ये जीन्स कैसे बने हुए हैं? एक अल्फाबेट से, जिसका नाम है ATG और C। तो डीएनए कितने अल्फाबेट का शब्द है? कई सारे लोग बोलते हैं 3 लेटर वर्ड, डीएनए 3 लेटर वर्ड है। नहीं नहीं, डीएनए इज अ 4 लेटर वर्ड। कंफ्यूज है, ये 4 लेटर ये है ATGC, एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। यानी कि मेरा आपका शरीर ये अल्फाबेट से बना हुआ है। अब इसको मैं और थोड़ा आसान तरीके से समझा देता हूं। मान के चलिए, मेरी आपकी हिंदी, इंग्लिश, सॉरी, हिंदी ठीक ठाक है, इंग्लिश अच्छा नहीं है, मान के चलते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे इंग्लिश सीखना है, तो मैं पहले क्या सीखूंगा, इसके ऊपर आ जाता हूं मैं, ठीक है। बाय द वे, ये मैं बता दूं आपको, तो मैंने बता दिया न्यूक्लियस एक है, क्रोमोसोम 23 × 2 है, जीन्स 20 to 25,000 है। न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं? न्यूक्लियोटाइड्स मेरे आपके एक एक सेल के अंदर है 600 करोड़, 3 बिलियन पेयर्स। वो पेयर्स में आते हैं, देखिए यहाँ पे सीडी में आपको स्टेप जैसे दिखते हैं, ठीक है। ये साइंस है थोड़ा कुछ,
अगर समझा ठीक, नहीं समझा नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। अब मैं समझा देता हूं आपको। 600 करोड़ हैं एक सेल के अंदर। ऐसे कितने सेल्स है? 37.2 ट्रिलियन। अगर मैं टोटल इसकी गिनती करूं, इतने न्यूक्लियोटाइड्स और अल्फाबेट्स हैं। अभी इतने अल्फाबेट से कोई एक किताब लिखेगा, ये कितने पेज का होगा? बहुत ज्यादा। मैं समझा देता हूं इसको और तरीके से। देखिए, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना है तो मैं पहले अल्फाबेट सीखूंगा, वर्णमाला सीखूंगा। जैसे मराठी में भी आता है ना, आ ई ई। सो ठीक है, ऐसा मैंने सीख लिया। अभी A to Z है। अभी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज जो है, जिसमें जितने भी लिटरेचर बना है, किताब बने हैं, नोवेल बने हैं, वो A to Z के हिसाब से ही बने ना। 27th कोई अल्फाबेट तो है नहीं। बाकी हम नंबर्स, कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन वर्णमाला की जब बात करेंगे, इट इज ओनली A to Z। अब देखिए, A to Z 26 अल्फाबेट्स को मिला के ही कितने बड़े बड़े नॉवेल लिखते हैं। मान के चलिए मुझे लिखना है एक शब्द जिसको मैं लिखता हूं CAT, ये 3 अल्फाबेट को मैंने साथ में डाल दिया। अब मुझे इससे कुछ समझ में आ गया, हाँ CAT मतलब कैट, यानी कि बिल्ली। समझ में आ गया मुझे, उसका इंटरप्रिटेशन हो गया, क्योंकि इतना मैं इंग्लिश की जानकारी रखता हूं। लेकिन मान के चलिए कि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, तो मैंने लिखा कि RAT लिखा। टी के जगह पे टी है, ए के जगह पे एक ए है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक अल्फाबेट में थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा मैंने सीक्वेंस चेंज कर लिया, थोड़ा उसका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। RAT मतलब अभी क्या समझ में आ गया आपको? अभी आपको बिल्ली नहीं समझ में आएगी, अभी आपको चूहा समझ में आएगा। अब देखिए कितना इंटरप्रिटेशन अलग हो गया। तो इसको जेनेटिक्स के लैंग्वेज में, अगर आपके जो ये अल्फाबेट्स हैं ATGC, इतने अल्फाबेट्स हैं, उनका भी तो सीक्वेंस तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगा ना। एक सेल से दूसरे सेल बनेगा तो एग्जैक्टली सेम तो रेप्लिकेशन होगा नहीं। थोड़ा तो कॉपी करने के टाइम पे मिस्टेक होगा, शरीर में मिस्टेक होगा। अब ये मिस्टेक दो तरीके से होते हैं। पहले तो ये मिस्टेक्स को कहते हैं म्यूटेशन, यानी कि एक तरीके का बदलाव, चेंज। ये म्यूटेशन मेरे आपके शरीर में दो तरीके से होते हैं। एक होता है जेनेटिक, अनुवंशीय तरीके से, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। मान के चलिए आपके मेरे परदादा को यहाँ पे कोई बीमारी थी, मान के चले हाइपरटेंशन था, इनको भी आ गई, इनको भी आ गई, मुझे भी आ गई। ये तो हेरिडेटी, अनुवंशित तरीके से है। तो इसके लिए आज डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है आपकी थोड़ा फैमिली हिस्ट्री बताओ, डायबिटीज फादर मदर को था क्या, हाइपरटेंशन था क्या, कैंसर था क्या, वो पूछते हैं। क्यों? उनसे उनको थोड़ा आइडिया मिल जाता है। बाकी अपने वो जांच करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं और कुछ टेस्ट कर लेते हैं। बाद में आपका लाइफस्टाइल वगैरह देख के वो दवा देके आपको ट्रीटमेंट, सर्जरी करते हैं। तो एक तो हो गया जेनेटिक। लेकिन आज खासियत यह है कि जेनेटिक डिसीज के ऊपर भी बहुत कम दवाई बनी हुई है जिसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन दूसरी एक तरीका है जिसको, जो अपने जेनेटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा असर करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिजेनेटिक, यानी कि जेनेटिक से ऊपर, जेनेटिक से बाहर, जेनेटिक से अलावा। और आज मैं और आप जो खाना खाते हैं, जो बातें करते हैं, जो पानी पीते हैं, जो स्लीप पैटर्न है, जो स्ट्रेस है, कहीं गॉसिप करते हैं, कहीं चुगली करते हैं, कहीं गुस्सा करते हैं, कहीं मायूस हो जाते हैं, जो भी चीजें हैं, इससे जेनेटिक से कोई मतलब नहीं है। ये एनवायरमेंटल चीजें हैं, बाहरी हैं। ठीक है, लेकिन ये भी मेरे और आपके जेनेटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा असर करता है। तो ये जब हम लोग समझेंगे, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, कि हमारा कंट्रोल सब चीज के ऊपर नहीं है। जन्म, व्याधियां, सॉरी अपना वृद्धावस्था, मृत्यु, इसके ऊपर नहीं है, लेकिन इलाज के ऊपर, अपना बीमारियों के ऊपर है। वैसे ही लाइफस्टाइल चॉइसेस, जिसको हम लोग सिंपल तरीके से समझाएंगे, जेनेटिक्स को हेरिडिटरी और एपिजेनेटिक्स को लाइफस्टाइल चॉइसेस समझेंगे, तो ये लाइफस्टाइल में और आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अगर आप समझे एक आसान तरीके से, ये साइंटिफिक तरीका नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा और कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन वो सब मैं बात करने लगूंगा जो मैत्रेय सर ने सीखा है हमारे साथ। लेकिन ये सीख, अभी मुझे बताइएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, मैत्रेय सर मुझे अनम्यूट करके बता दीजिएगा। अभी तक जो मैंने आपको बता दिया, सब में से कोई भी अनम्यूट कर सकते हैं अगर चाहें। तो आपको समझ में आ रहा है कि मतलब, आर यू फाइंडिंग इट ओके, कि या मैं बहुत ज्यादा स्पीड में बता रहा हूँ, या आपको नहीं, सही सही जा रहे हैं। सही जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, आप समझ पा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा सा हो सकता है कि हम लोग अगर चाहिए बाद में कभी भी हाँ, और एक सेशन करेंगे, जैसे कि आपके हाँ। कुछ डाउट्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, कर लेंगे। यस सर। मैं ग्रुप में से किसी जो अटेंड कर रहे हैं उनसे, उनमें से किसी को मैं विनंती करूंगा कि वो अपना राय दे। श्रीपद सर, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि अब तक का ठीक है, समझ में आ रहा है?
ठीक है सर, समझ में आ रहा है सर। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल शब्द है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट ना करें, तो इसके आपको मैं आसान तरीके से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीजें। अब देखिए क्या है, आपको जेनेटिक्स समझ में आ गया। देखिए जेनेटिक्स कोई नया सब्जेक्ट तो है नहीं, 162 ईयर्स से ये प्रचलित है। वो प्लांट किंगडम में पहले था, बाद में एनिमल किंगडम में आ गया, लेकिन ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ है, उसके बाद में इन्होंने जो हंगामा किया ना, उन्होंने बताया कि भाई एक व्यक्ति को किताब की जैसे पढ़ सकते हैं हर एक चीज, हर एक चीज, स्वभाव से लेके बीमारी से लेके, क्या क्या बीमारियां आ सकती है आगे जाके, प्रेडिक्शन वगैरह करना, ये सब कुछ जेनेटिक्स से पता कर सकते हैं। और बहुत तेजी से इसके ऊपर रिसर्च हो रहे हैं। तो इसके लिए आज हम लोग बात करेंगे कि मुझे और आपको हमारी खुद की जेनेटिक कोड क्या है, ये अगर पता चलेगा, मेरा आपका क्यूआर कोड है, ये क्या पता चलेगा तो मजा आ जाएगा। अब क्यूआर कोड क्या है, देखिए मतलब जेनेटिक कोड क्या है, जैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, और कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो सब यूनिक नंबर्स हैं। तो वो तो हमको याद है, नहीं तो आप कहीं ना बहुत आसानी से हम लोगों ने, मतलब बहुत केयरफुली उसको हम लोगों ने रखा हुआ है। लेकिन अगर हम लोगों को अपना कोड भी पता चले, तो जेनेटिक कोड भी पता चले, तो जेनेटिक कोड ऐसे आता है। अब इसमें क्या दिखते हैं, देखिए 4 लेटर के अलावा आपको कुछ नहीं दिखते, ATGC, कभी कभी TTT, GGG, ये आपको लगेगा ये क्या पागलपन है, लेकिन जेनेटिक इंजीनियर्स और जेनेटिक एक्सपर्ट्स इसको पढ़ पाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए अलग अलग कलर है, ब्लैक भी है, रेड भी है, ब्लू भी है, येलो भी है, ये उनको पढ़ने की क्षमता है, और आज ऐसे मशीन्स है। ठीक है, तो वो नहीं आता, लेकिन हमको ये तो क्यूआर कोड तो पता है ना, हमारे सबके फिंगरप्रिंट्स अलग है, कुछ ना कुछ उसमें एक तो छोटा सा वेरिएशन रहेगा, और यही वजह से हम लोग सब यूनिक हैं, अलग हैं। मैं आपको एक क्लासिकल एग्जांपल से समझा दूंगा कि बीमारियां एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से कैसे आ जाते हैं। अब ये आप समझ गए ना, ठीक है, आपको बहुत मजा आने वाला है और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको कुछ ना कुछ तो बीमारी रहेगी, माइग्रेन है, यार मेरा ये एक्ने ज्यादा आ जाते हैं, यार मेरा वो हाइपरटेंशन है, जो भी आपके हेल्थ कंडीशन है वो मन में रखिएगा और सुनिएगा। मान के चलो ये आपके फादर मदर है, ठीक है, ये फादर का कलर यहाँ पे रेड में दिखा दिया है, क्योंकि इज अफेक्टेड फादर, कोई XYZ बीमारी है उनको, मान के चले एग्जाम्पल के लिए डायबिटीज लेते हैं। ये डायबिटीज उनको उनके जीवन काल में वो डायबिटिक थे, अभी उनकी शादी हुई इनसे, ये मेरी मदर है, मान के चले, मेरे फादर मदर की बात करूंगा अभी मैं, ये मेरी मदर है। अभी इनको उनके जीवन काल में डायबिटीज था नहीं, लेकिन ये डायबिटीज के शिकार होने की उनको संभावना थी, क्योंकि ये जो बीमारी आने के जो कारण है उसको हम लोग जेनेटिक लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे म्यूटेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं अलील्स। अब इसको ज्यादा ध्यान मत दे दो, एक फैक्टर है, एक्स फैक्टर है अलील। अब ये अलील को एक फादर से एक मदर से आता है, जब भी उनके बच्चे हो जाते हैं, तो इन ये भी किसी के तो बच्चे हैं फादर, तो उनके फादर मदर से उनको देखिए दोनों आर आर आए हैं। आर इज मतलब छोटा लेटर, कैपिटल लेटर नहीं, स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं रिस्क अलील, यानी कि रिसेसिव अलील। ठीक है, और जो कैपिटल लेटर में जो आता है उसको डोमिनेंट अलील बोलते हैं। मान के चलिए हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ में कई बार है ना, एक ऐसा डोमिनेंट रहता है, स्ट्रांग रहता है, फाइनेंशियली स्ट्रांग, इंटेलिजेंट, प्रोटेक्शन करता है, फैमिली का हेड बन जाता है, वो स्ट्रांग है, तो फैमिली सिक्योर रहती है, लोगों को लगता है कि नहीं हमारे पापा हमारे मम्मा बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, वैसे ही ऐसा एक एनालाइज कर लीजिएगा कि डोमिनेंट अलील जब रहेगा ना, सिक्योरिटी आ जाती है। तो यहां पे मदर का जो अलील का अलील दो जोड़ी में आता है, एक फादर मदर से आता है, तो इनके फादर ने या मदर ने इनको एक स्ट्रांग अलील दिया है, डोमिनेंट अलील दिया है। इसकी वजह से इनके जीवन काल में जैसे फादर को बीमारी हो सकती थी डायबिटीज जैसी, उससे उन्होंने रोका, उन्होंने एक तरीके का प्रोटेक्शन दे दिया, तो इसको डोमिनेंट अलील बोलते हैं। तो एक लॉ जेनेटिक्स का बोलता है कि जब भी आपके पास ऐसे डोमिनेंट अलील दिखेगा, डोमिनेंट अलील के कैरेक्टरिस्टिक आपके शरीर में एक्सप्रेस हो जाएंगे। तो ये डायबिटिक नहीं थी अपने जीवन काल में, लेकिन इनके 4 बच्चे हुए। अब देखिए बच्चों में क्या होता है, बच्चे ने बच्चों को भी एक आर फादर से आएगा, एक आर मदर से आएगा, तो देखिए कैसे आ गया। इस बच्चे के लिए फादर ने छोटा आर दे दिया, मदर ने बड़ा आर दे दिया, कैपिटल दे दिया, तो इसकी वजह से ये कैरियर तो हैं, डायबिटिक के कैरी कर सकते हैं। जैसे आपने कोविड के टाइम पे देखा रहेगा कि वो खुद उनको सिम्टम नहीं है, लेकिन दूसरों को कैरियर वो बन सकता है। ठीक है, तो ऐसा हुआ।
तो इसको बीमारी नहीं है, सेम इसको भी नहीं है डायबिटीज, उसके जीवन काल में आने की संभावना नहीं है। लेकिन बेचारे ये दो बच्चों के लिए इन्होंने आर दे दिया, मदर ने भी आर दे दिया, इस तरीके के अलील आ गए। तो अब देखिए, एक ही फैमिली में फादर डायबिटिक थे, दो बच्चों को डायबिटीज नहीं है, दो बच्चों को डायबिटीज आने की पूरी रिस्क फैक्टर है। ये समझ गए आप? अगर ये आप समझ गए तो आप पता कर सकते हैं कि हर एक चीज जो आज हम लोग करते हैं, बीमारी, पर्सनैलिटी, इमोशंस, ये वगैरह, आपके फैमिली से ही आया हुआ है। क्योंकि ये फैमिली से दूसरा कोई फैक्टर तो है नहीं इसमें। अब जो दूसरा फैक्टर है जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज एपिजेनेटिक्स। तो यहां पे आज हम लोग बात करेंगे कि जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स को समझ के कैसे हम लोग अच्छी जिंदगी कर सकते हैं। अभी एक छोटा सा और एग्जांपल, आपको मजा आ जाएगा। आप मुंबई से हैं या बॉलीवुड को जानते हैं, देखिए राज कपूर की नीली आंखें, उसके बेटे, एक बेटा है इसमें, उनके हालांकि तीन बेटे थे, राजीव कपूर, ऋषि कपूर एंड रणधीर कपूर, इसके बाद इसकी भी नीली आंखें। अब इनकी दो बेटियां हैं, करिश्मा और करीना। करीना की आंखें नीली नहीं है, करिश्मा की है। और करीना के बेटी की, सॉरी बेटे की, जो सैफ अली खान के साथ उनका बेटा है तैमूर, और ऋषि कपूर का बेटा रणबीर कपूर की बेटी राहा, जो आलिया भट्ट के साथ उनका जन्म हुआ है। वेल, इन सभी लोगों की आंखें नीली हैं। चार अलग अलग पीढ़ी, पीढ़ी नंबर 1, 2, 3 एंड 4, सबको नहीं नीली आंखें हैं। आपको समझ में आ गया अभी कि बीमारियां स्किप कर सकती हैं, बीमारियां किसी को आएंगे नहीं आएंगे। तो इसके लिए मैं बोलना ये चाहता हूं, एक ही फैमिली में चार बच्चे रहेंगे, दो बच्चे रहेंगे, वो अलग अलग हैं। क्यों? वी आर ऑल यूनिक। तो मेरी दो बेटियां हैं, उनको हम लोग देते थे मिल्क, दूध। एक फटाक से पीती थी, दूसरी नहीं पीती थी। हम लोग बोलते थे वो पी रही है, तुमको क्या हुआ है, जेनेटिक टेस्टिंग करने के पहले। बाद में पता चला हमको, हम लोगों ने जेनेटिक टेस्टिंग किया, वो लैक्टोज इंटॉलरेंट थी, यानी कि दूध उसके शरीर में पच नहीं जाता था, उसको मजा नहीं आता था, उसको प्यूकिंग ऐसा लगता था कि मुझे एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, वॉमिटिंग हो रहा है। ठीक है, इसके लिए वो अवॉइड करती थी। बाद में जब उनको हमको जब पता चला कि हाँ, इनको लैक्टोज इंटॉलरेंस एक जेनेटिक लेवल का एक म्यूटेशन है, हम लोगों ने उसको दूध देना बंद कर दिया। किसके फायदे हुआ पता है? दूध का पैसा बच गया। ठीक है, दूध का पैसा बच गया। रात को चिक चिक जो होते थे कि ये वो, कंपैरिजन बंद हो गया। एंड शी इज वेरी हैप्पी, वो बोलिए थैंक यू सो मच कि मैंने लैक्टोज इंटॉलरेंस का जेनेटिक टेस्टिंग कर लिया। तो अभी मैं क्विकली आपको बताऊंगा कि मुझे आपको इसमें क्या फायदा है, देन आई वोंट टेक मच ऑफ अ टाइम। एंड दैट इज कि आज जेनेटिक्स 20%, अपने जो भी चीजें हैं अपने लाइफ में, जो भी हमारा जो सिचुएशन है, दो चीजों से होता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। एक तो जेनेटिक्स, हेरिडिटरी, क्या क्या मैं रिस्क फैक्टर को लेके आया हूं। लेकिन ये फैक्टर है ना, इट्स ओनली 20% ही है। कई फैक्टर में ज्यादा होता है, 20, 30, 40, 60% तक भी होता है। इंटेलिजेंस इज बिटवीन 30 to 60% जेनेटिक है, हेरिडिटरी है। लेकिन ज्यादातर जो परसेंटेज जो है ना, वो इज आवर लाइफ स्टाइल। अब मुझे बताइएगा, मन में बताइएगा, इफ यू आर नॉट आंसरिंग इन द चैट बॉक्स, कि क्या लाइफस्टाइल मेरी कंट्रोल कर सकता हूं मैं? कब सोना है, कब, वो तो जेनेटिक नहीं है ना, कि रात को 9 बज गए मुझे नींद आ गई, या 12 बजे तक नींद नहीं आती है। एवरीथिंग इज इन आवर कंट्रोल। सो दोस्तों, क्या अभी तक का मैंने जो बता दिया, इसका सार क्या पता है? द मेन कल्प्रिट इज नॉट जेनेटिक्स। मेन कल्प्रिट की जेनेटिक्स की आपकी जो रिस्क फैक्टर है, इट इज लाइक लोडिंग द गन। अभी लोडिंग द गन है तो रिस्क तो है ना। मैं आपके ऑफिस में आ जाऊं और एक लोडेड गन करके आपके टेबल में रखूं, तो आप मेरे से सीधा नहीं बात करेंगे, डर डर के बात करेंगे, पता नहीं यार कब उठा के गोली मार देगा। रिस्क है। लेकिन अगर मैंने जो घोड़ा बोलते हैं ना, जहां है वहीं रखा, मैंने गोली मारी नहीं, तो आपको कोई रिस्क नहीं है। तो यही मैंने आपको लैंडमाइन का एग्जाम्पल बता दिया था, कि अगर आपको पहले से पता है कि कहां पर रिस्क है, वो रिस्क के ऊपर आप ट्रिगर ना करते हुए अपनी जिंदगी जीने का अगर तरीका हम लोग बता देंगे आपको, तो आपको वो रिस्क भी आपकी ट्रिगर नहीं हो जाएगी, तो यू विल बी सेफ। यानी कि सेफ्टी के लिए एक गन आप रख सकते हैं, बट उसमें आपकी जान नहीं जाएगी। तो एपिजेनेटिक्स क्या है? एपिजेनेटिक्स जो आपके घर के इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स है, वहां पर आप जाके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है सॉरी, या तो आप ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, लाइट ऑन करना, टीवी ऑन करना, फ्रिज ऑन करना, एसी ऑन करना, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रिक गैजेट है, करते हैं। तो ये आपको पता है कि कहां पे स्विच दबाने से फैन चालू होगा, फ्रिज होगा, कहां पे टीवी चालू हो जाएगा, ये सब हमको पता है, बेसिक चीजें हैं। लेकिन अपने हेल्थ के बारे में भी अगर हम आपको बता देंगे कि आपके स्विच कौन से हैं, और कहां कहां आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, कहां पर आपको स्विच प्रॉपर दबाना पड़ेगा, कहां पर नहीं दबाना पड़ेगा, नहीं तो कभी फ्यूज भी उठ सकता है। सो दोस्तों, इसको बोलते हैं जीन रेगुलेशन।
या तो जीन एक्सप्रेशन, यानी कि अच्छे जीन्स जो हम लोग लेके आए हैं हमारे पूर्वजों से, उसको एक्सप्रेस कर लीजिएगा। इंटेलिजेंस अच्छा है, मेरा स्वभाव अच्छा है, मेरा सिंगिंग का टैलेंट है, मेरा डांसिंग का टैलेंट है, मेरे मेरे लिए बिजनेस करने का टैलेंट है मेरे पास, उसको एक्सप्रेस कर लीजिएगा। लेकिन मुझे डायबिटीज का रिस्क फैक्टर लेके आया, उसको रेगुलेट कर लीजिएगा। माने कि रेगुलेशन मतलब बंद करना, बोलते हैं ना गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रेगुलेशन लेके आया, रेगुलेशन मतलब उसको कंट्रोल में लेके आना। तो ये हमको कला सीखनी है। तो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अभी अभी तक मैंने बता दिया, समरी बताता हूं। वी आर ऑल वेरी यूनिक, एवरीबडीज बॉडी टाइप इज डिफरेंट, एवरीबडीज फूड इज डिफरेंट, न्यूट्रिशन भी, डाइट भी अलग होना चाहिए। सेम बॉडी रहेगी तो सेम खाना, बॉडी अलग है तो उसका खाना भी अलग होना चाहिए। खाना खाने के बाद में मेटाबोलाइज भी अलग अलग तरीके से होते हैं। किसी तरीके को बोलते हैं ना लोग, इसको खाना लगता ही नहीं है। लगता नहीं मतलब क्या, लगा के तो ये तो खाया था। लगता नहीं मतलब कि इसके शरीर में वो काम नहीं करता है, मेटाबोलाइज नहीं होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होके शरीर को पहुंचता नहीं है। ठीक है। एंड बॉडी अलग है तो एक्सरसाइज भी अलग होना चाहिए। उसेन बोल्ट मैराथन रन रन नहीं कर सकता है, सचिन तेंदुलकर चेस नहीं खेल सकता है। सब स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, हर एक के लिए अलग स्किल्स चाहिए, हर एक का एक्सरसाइज अलग होता है। द स्लीप पैटर्न्स आर ऑल्सो डिफरेंट। किसी को 6 घंटे नींद से आराम हो जाता है, किसी को 8 घंटे की पूरी नींद होनी चाहिए, नहीं है तो उसको चिड़चिड़ापन हो जाता है नेक्स्ट डे। द एबिलिटी टू मैनेज एंड एब्जॉर्ब स्ट्रेस, स्ट्रेस अगर ज्यादा नहीं है, मैनेज करने की क्षमता नहीं है, तो बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं। और आज स्कूल के बच्चे, प्राइमरी के बच्चे बोलते हैं कि टीचर आई एम डिप्रेस्ड, कि बहुत ज्यादा होमवर्क दे दिया। डिप्रेशन का शब्द हम लोगों ने 20 साल पहले ज्यादा शायद सुना भी नहीं था। आज हम लोग बात कर रहे हैं मेंटल इलनेस। क्या था मेंटल इलनेस? पहले लोग बोलते थे पागल हो गया, अभी मेंटल इलनेस है। सबसे अमीर अमीर लोग, बॉलीवुड के लोग पागल हो जाते हैं मेंटल इलनेस की वजह से। दीपिका पादुकोण ने कभी बोल दिया कि आई वॉज मेंटली इल, विराट कोहली ने कभी बोल दिया कि आई वॉज मेंटली इल। मेंटल इलनेस को टुडे इज कंसिडर्ड एज अ वेरिएशन फ्रॉम डिफरेंट पीपल। एंड देन ह्यूमन रिलेशनशिप्स अलग है। कई सारे लोग बोलते हैं मतलब की बात करो, बाकी मेरे पास टाइम पास मत करो। कोई बोलता है हमारा जिंदगी भर का नाता है, ठीक है, ऊंच नीच होगा फिर भी हम लोग मैनेज करेंगे। हमारे एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स अलग हैं। हमारे लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस भी तो अलग होने चाहिए। हमारे पर्सनलाइज सॉल्यूशंस फॉर वेट मैनेजमेंट भी अलग होने चाहिए। किसी ने रील बना दिया, सोशल मीडिया में देखा, ये करो, ये जूस पियो, करेला पियो, हम लोगों ने सब एक्सपेरिमेंट कर लिया। हमारा बॉडी एक्सपेरिमेंट करने का मशीन नहीं है। पहले जीन्स को समझ लो, आपकी बॉडी कैसी बनी है समझो, उसके बाद में जो चाहिए वो करो, असरदार रिजल्ट आ जाएंगे। सो दोस्तों, आई वांट टू टेल यू वेरी क्लियरली, हम लोग अलग हैं, मैंने बता दिया, लेकिन कितने अलग हैं? ओनली 0.1% अलग है। 99.9% हम लोग सेम है। तो सबके हाथ दो है, आंख दो है, सब कुछ एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन फिर भी हमारे विचार अलग है, हमारी पर्सनैलिटी अलग है, हमारी बीमारी अलग है। वो क्यों अलग है? क्योंकि 0.1% हम लोग अलग है। लेकिन कितने सेल्स मैंने बता दिए? 37.2 ट्रिलियन सेल्स। उसमें से 1% निकालो, 0.1% निकालो, दैट इज 37 बिलियन सेल्स। इतने सेल्स अलग हैं। सो दोस्तों, इसके लिए आज इंडिया में मुझे आपको जेनोमिक वेलनेस की ताकत क्या है पता करना पड़ेगा। देखिए, इंडिया में वी आर ऑलरेडी नंबर 1 इन पॉपुलेशन, जो मैंने आपको बता दिया, बट वी आर ऑल्सो नंबर 1 इन ओबेसिटी, इन डायबिटीज, इन कैंसर एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। तो इसको अगर हमको समझना है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो इसके लिए मैंने जब ये साइंस को समझा, जब मैंने बीएससी किया हुआ था, तो बाद में मुझे इन 2004 वेलनेस करके एक शब्द समझ में आ गया। तो वेलनेस के बारे में मैंने ज्यादा जानकारी ली, ट्रेनिंग किया, आज से 22 साल पहले। तो मैंने इस साइंस को, इस कॉन्सेप्ट को बहुत सारे लोगों को समझा दिया थ्रू मास अवेयरनेस सेमिनार्स, वर्कशॉप, साइंटिफिक सिंपोजियम्स, ये सब पूरा मैंने किया 2009 के बाद में से। 2010 में मुझे और एक चीज पता चली, दैट्स कॉल्ड प्रेडिक्टिव हेल्थ केयर। मैंने बोला यार, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव ये तो मैं जानता हूं, ये प्रेडिक्टिव हेल्थ केयर क्या है? तब जाके मुझे पता चला कि डीएनए टेस्टिंग के जरिए आप अपने अपने बारे में रिस्क फैक्टर्स और पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल के जरिए आप एक असरदार हेल्दी जीवन जी सकते हैं। और तब मैंने वेलोसिटी लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को स्थापना की 2016 में। और इस फोटो में मेरे साथ आप देखेंगे शिवांगी देसाई, जो फिट भारत मिशन के फाउंडर हैं। और हम सभी लोगों ने मिलके पर्सनल जीन बेस्ड वेलनेस अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट कर लिए। सो ये उनके हस्बैंड हैं स्नेह देसाई। तो स्नेह देसाई मेरे गुरु मेंटर हैं, एक इंडिया के बहुत मशहूर लाइफ और बिजनेस कोच हैं।
तो उनके साथ मिलके हम लोगों ने एक मुहिम उठा दी कि हम लोग भी इंडिया के थोड़ा इंडिया के लोगों के लिए भी कुछ करेंगे। तो हमारा विजन आज ये है कि जो इंडिया का हेल्थ एंड हैप्पीनेस का रैंकिंग जो है ना वो 100 के ऊपर है, इसको हम लोग टॉप 10 में लेके आना है बाय 2047। लेकिन वो अभी 21 साल और बचे हैं उसके लिए, तो एक शॉर्ट टर्म गोल भी लिया, कम से कम 10 करोड़ लोगों के लिए जेनोमिक वेलनेस के बारे में आगाह करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, उनको बता देंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। आज आपकी एज कितनी है फर्क नहीं पड़ता। हमारा छोटा से छोटा एक क्लाइंट है, 6 महीने का बच्चा, और 80-85 के आसपास के लोगों ने भी इस जेनोमिक वेलनेस साइंस का फायदा लिया हुआ है। तो ये हमारा मैनेजमेंट है, मेरे साथ शिवांगी मैम है, हम लोग कंपनी के ओनर, डायरेक्टर, प्रमोटर्स हैं। लेकिन मेरा जो टीम है, डॉक्टर अमोल राउत, ही इज फ्रॉम पुणे, नासिक में, पुणे में उनका ऑफिस है। ही इज अ वेरी वेरी रिनाउंड जेनेटिक के रिसर्चर, साइंटिस्ट हैं। रिद्धि शाह हैं, बहुत सारे हमारे न्यूट्रीजेनोमिक काउंसलर्स हैं। हमारी विजय सर, आप आकृति कोडंगे को उनका अपने उन्होंने आपका काउंसलिंग किया है। तो ये सभी लोग हैं, ये सभी पोस्ट ग्रेजुएट इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स हैं, न्यूट्रीजेनोमिक्स हैं। ये हमारे मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। ये हमारा पूरा टीम है, ठीक है। एंड ये सपोर्ट स्टाफ है, अलग अलग डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं। और हम लोगों ने ये जो काम किया, कई सारे लोगों ने सराहा, अलग अलग हमको अवार्ड्स दे दिए। लास्ट ईयर हमको टॉप 10 डीएनए टेस्टिंग कंपनी में भी नवाजा गया। हमारे 2 बार मुझे बैंगलोर में अवार्ड दिया गया फ्रॉम अमृता राव, बॉलीवुड एक्ट्रेस, एंड अमीषा पटेल इन जयपुर लास्ट ईयर। ये साल भी हमको ये अवार्ड मिलने की पूरी पूरी संभावना है। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी जो पुणे में है, बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है, हम सभी लोग जानते हैं। इनका मैनेजमेंट के साथ हम लोग बहुत अच्छी तरीके से एक एकेडमिक संबंध बनाए हुए हैं। रिसर्च के मामले में हम लोग उनके साथ काम करते हैं। ये डॉक्टर अतुल गोखले हैं, ठीक है। ये डॉक्टर कविता मेनन है। तो ये उनके पूरे प्रोफेसर हैं, ठीक है। डॉक्टर केदार तांबे है यहाँ पर। सो ये सभी लोगों के साथ मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। तो उनके जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो हमारे कंपनी में आते हैं, प्रैक्टिकल सीखते हैं, इंटर्नशिप कर लेते हैं, हम लोग उनको सर्टिफाई कर लेते हैं। हमारे 2-3 दिन के प्रोग्राम्स होते हैं, 2-2 महीने के प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें वो सर्टिफाई हो जाते हैं। और ये सभी आज स्टूडेंट्स, कई सारे लोग हमारे साथ खुद काम कर लेते हैं फुल टाइम, और ऑल ओवर इंडिया में कर लेते हैं। तो जेनेटिक्स का जो साइंस और टेक्नोलॉजी का क्रेडिबल सॉल्यूशंस है, इसको मुझे आपको एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति के तरीके से देखना पड़ेगा। हमको एम्बेसडर नहीं बनना है। तो अगर आप जानना चाहते हो तो अगले 10 मिनट में मैं बताऊंगा, देन आई एम डन। अगर आपको ये पता करना है कि मेरी जेनोमिक कुंडली क्या है, हम लोग जन्म कुंडली तो बनाते हैं, लेकिन जेनोमिक डीएनए की कुंडली भी मैं पता कर सकता हूं यूजिंग टेक्नोलॉजी, यूजिंग द लेटेस्ट साइंस। और मैं पता कर सकता हूं कि मेरे और आप में वो 0.1% का डिफरेंस क्या है। अगर वो डिफरेंस मुझे पता चला, अगर आपका आंसर इसके लिए यस है मन में, आप मैत्री सर से बात कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने अभी कितना बज गया, 1 घंटे से बात कर रहा हूं मैं, अभी 10 मिनट में खत्म करूंगा। बाद में सवाल जवाब कुछ है तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैत्री सर हमारे से करीबन अभी 6-7 महीने से जुड़े हैं, 2 महीने का इंटेंसिव उन्होंने ट्रेनिंग किया हुआ है, उनको पता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने एक प्रोग्राम लेके आए हैं, और ये प्रोग्राम का नाम है, आपका जीन बेस्ड का होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम है ये। इसका नाम है वेलोसिटी जेनेटिक्स का एडवांस्ड डीएनए टेस्टिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का नाम है, ये प्रोग्राम है। क्या प्रोग्राम है? होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम है, जो जीन बेस्ड आधारित है। और यहां पर हम लोग 225 से भी ज्यादा जेनेटिक्स के संबंधित अलग अलग ट्रेड्स को, अलग अलग फिनोटाइप जिसको बोलते हैं, करते हैं। और ये हमारे जो द जीन बैंक, सॉरी, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, उससे ऊपर आधारित है। हम क्या आपको सॉल्यूशन देंगे? देखिए, ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये समझ में आ गया स्लाइड ना, आपको समझिएगा। हम आपको आपके पर्सनलाइज्ड एंड क्लिनिकली वैलिडेटेड जीन बेस्ड के हेल्दी लिविंग का एक मैनुअल देंगे। तो कैसे देंगे? पहले आपका हम लोग डीएनए टेस्टिंग करेंगे, और डीएनए टेस्टिंग करने के बाद में आपको हम लोग एडवाइस करेंगे कि ये आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, यहां यहां आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। और अभी आपके लाइफस्टाइल को असेसमेंट करके हम लोग बता देंगे ये चीजें आप ठीक कर रहे हैं, यहां आपको सुधारण करने की जरूरत है, आपको सुधारने की जरूरत है। तो ये हम लोग देने वाले हैं। अभी टेस्ट क्या कर रहे हैं इसके ऊपर बात करेंगे, पूरा 12 बज जाएगा आज। लेकिन हम लोग, मैं आपको हेडिंग बता देता हूं। पहले हम लोग देखते हैं कि आपका डायटरी रेस्पॉन्स। अब एक चीज आप देखिएगा, ये कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है। मेडिकल टेस्ट मतलब कि आपको मेडिकल मेडिसिन दिया, सर्जरी दिया, नहीं। ये अपने आप को समझने वाली टेस्ट है एट ए जेनेटिक लेवल।
पहले आप किस तरीके से डाइट का रिस्पॉन्स करती है आपकी बॉडी, ये समझ लेंगे। ठीक है, आप सबको सब फूड नहीं पसंद है ना, किसी को बोलते हैं मुझे ये नहीं पसंद है। कोई हमारे ग्रुप में बता रहा था शेपू जो है यार मुझे पसंद नहीं है, दूसरे व्यक्ति बोल रहा है ये मेरा फेवरेट है। सबका किसी का अमृत, किसी का पॉइजन भी हो सकता है। तो हमको समझना है कि मेरे शरीर के लिए कौन से ऐसे फूड्स हैं जो एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और मेरी मेरी तंदुरुस्ती को ज्यादा अच्छा करते हैं। सो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, मील पैटर्न्स क्या है, ये सब देखेंगे। एंड योर न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म। देखिए, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बहुत सारी गोली लिखते हैं। क्या गोली लिखते हैं पता है? विटामिन डी लिखते हैं, विटामिन बी 12 लिखते हैं। ये आपके खाने में भी हमको मिल सकता है। तो अगर वही तरीके से खाना खाएंगे तो हिपोक्रेटिस ने वो बताया वो सच होगा। लेट फूड बी द मेडिसिन। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन क्यों खाना है? वो केमिकली बनाए हुए हैं, सिंथेटिक है। नेचुरली ये सब चीजों में मिलते हैं। आंवला खाओ तो विटामिन सी मिलेगा, संतरा खाओ तो विटामिन सी मिलेगा, और कैरेट खाओ तो विटामिन ए मिलेगा, ये सब मिलेगा। लेकिन आज खाते कहाँ हैं? जब भी हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं ना, तब जाके ये सब आते हैं कि भाई नारियल का पानी पी लो, एप्पल ले लो। नहीं तो हम लोग भजिया भुजिया नमकीन पता नहीं क्या क्या ऐसे स्ट्रीट फूड खाते हैं। ये सब हॉस्पिटल के बाहर नहीं क्यों बेचते हैं लोग? उनको पता है यहाँ पे कोई लेगा नहीं, क्योंकि अब थोड़ी समझ आ गई, अक्ल आ गई कि भाई यार ये नहीं खा सकते। हाँ, लेकिन एक चीज है, 4-5 दिन खा लिया, 10 दिन खा लिया, उसके बाद में फिर अपने औकात में आ गए हम लोग। ठीक है, ये ना करने के लिए एक तरीके से हमको सभी लोगों को एक आगाह करता है। ठीक है, मैं सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, आई एम ट्राइंग टू यूज इट लाइक वेरी कॉमन लैंग्वेज, जिससे कि आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स हमको चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, लेकिन इसका परसेंटेज क्या है? ये हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग से पता कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। इंडिया का 80-85% कार्बोहाइड्रेट। छोले भटूरे से लेके पता नहीं क्या क्या इतना ऑयली चीजें खाते हैं, तले हुए चीजें खाते हैं। द बेस्ट डाइट इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड मेडिटेरेनियन डाइट, जहां पे ऑलिव ऑयल है, लीफी वेजिटेबल्स है, ग्रीन है, अनकुक्ड फूड है, बहुत सारी चीजें। इंडिया इज अ प्रोटीन डिप्राइव्ड कंट्री। यहाँ पे प्रोटीन का सेवन वैसे ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, फैट्स भी ज्यादा नहीं होते। सो देन वी हैव ग्लूटेन, कैफीन एंड लैक्टोज इंटॉलरेंस। आज हम लोग रोटी, पास्ता, पिज्जा वगैरह जो खाते हैं, जो ग्लूटेन से बने हुए हैं। कैफीन है, जो कैफीन में टी कॉफी से लेके डार्क चॉकलेट्स या रेड बुल जैसे एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, इसमें कैफीन डाइजेस्ट नहीं होता है। लैक्टोज यानी कि दूध, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक एग्जांपल दे दिया मेरी बेटियों का, तो कई सारे लोगों को लैक्टोज नहीं होता है, तो गट हेल्थ हैज गॉन फॉर अ टॉस। किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी को आईबीएस, किसी को एसिडिटी, बर्पिंग, इन्फ्लेमेशन, ये बहुत सारी चीजें होती है गलत खाना खाने से। तो सही खाना क्या खाना है, ये हम लोग देखेंगे। लैक्टोज इंटॉलरेंस के जो जीन्स हैं, इसके बारे में हम लोग, एलसीटी जीन है, एफपीओ जीन है ओबेसिटी के लिए, ये सभी हम लोग इसमें बहुत डिटेल में आपको समझा देते हैं। सो बेनिफिट्स ऑफ योर जीन बेस्ड डाइट क्यों जरूरी है? टारगेटेड न्यूट्रिशन है, आपको जो चाहिए वही हम लोग खाएंगे। वन साइज डज नॉट फिट ऑल। मुझे पसंद है जो मैं खाना खाता हूं, आप नहीं खा सकते। आपके पसंद का मैं नहीं पसंद करूंगा, तो आपके सबके टेस्ट अलग है, और इसकी वजह से आपकी तबीयत में ज्यादा सुधार आ जाता है, क्विक रिजल्ट्स आ जाते हैं, एंड डाइट रिलेटेड डिसीज प्रिवेंशन हम लोग कर सकते हैं। सो फूड इन रिएक्शंस भी हैं, न्यूट्रिशनल नीड्स क्या हैं, फूड रिस्पॉन्सेज क्या हैं, ये सभी हम लोग जीन बेस्ड डाइट से समझ सकते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक हेल्थ फैक्टर्स क्या है, सो ईटिंग बिहेवियर्स भी हम लोग समझ सकते हैं। तो व्हाट डज रिसर्च से? रिसर्च यही कहता है कि सेम फूड डिफरेंट बॉडीज हैं, तो इसके लिए डिफरेंट रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो अगर हमारी सबकी डिफरेंट बॉडी है, ये हम लोगों ने मान लिया, सोल्यूशन भी तो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट सॉल्यूशन ही इंडिविजुअलाइज करके देना हमारा काम है, दैट्स कॉल्ड पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन। तो आगे बढ़ते हैं, आपका फिटनेस प्रोफाइल भी देखते हैं, आपका ऑर्गन हेल्थ देखते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपके ऑर्गन हेल्थ में 62 फिनोटाइप्स जो जो बोलते हैं, जो ब्लड टेस्ट में पैरामीटर बोलते हैं, आपका मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स, आपका डाइजेस्टिव हेल्थ, आपका एडिक्शन रिस्क, आपके स्लीप पैटर्न्स, आपके एलर्जीज, आपके पर्सनैलिटी प्रोफाइल, आपका मतलब स्वभाव जो मैंने बता दिया यहाँ पे, न्यूरोलॉजिकल प्रोफाइल, एंड आपका पर्सनल प्रोफेशनल जेनोमिक्स, कि आपको क्या पसंद है, क्या आप किससे आप खुश हो जाते हो, अपना एंटरटेनमेंट किस तरीके से करते हो, अपने आप को कैसे आप कूल काम रखते हो, ये सभी यहाँ पर आप पता कर सकते हो। उसके बाद में 5 समरी पैनल्स हैं, ऐसे 19 पैनल्स का एक टेस्ट है। तो ये टेस्ट को आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता दूं, ये जिंदगी में एक ही बार करने वाली टेस्ट है, ये आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपके जीन्स जैसे आए हैं, आप अपने ऑफस्प्रिंग बच्चों को पास ऑन किए हैं या करने वाले हैं। ठीक है, वो चेंज नहीं होने वाला है। क्या चेंज होने वाला है? उसका एक्सप्रेशन, उसका रेगुलेशन। जो मैं और आप
आसानी से कर सकते हैं अगर आपने साइंस समझा तो। और ये सलाइवा सैंपल से भी हो सकता है या ब्लड सैंपल, दोनों में कर सकते हैं। ये घर से ही करने वाली टेस्ट है। सलाइवा सैंपल इसके लिए आसान है, लेकिन एक आध उसका कोई कंटामिनेशन हो सकता है या रीसैंपल हो सकता है, क्वालिटी कंट्रोल अगर अच्छा नहीं है तो इसके लिए ब्लड टेस्ट इज मोर सेफ एंड सिक्योर। एंड घर से ही कर सकते हैं। फ्लेबोटोमिस्ट या ब्लड कलेक्शन करने वाला व्यक्ति घर पे आ जाता है, आपको किट भी हम लोग घर पे बेचते हैं, और एनीवेयर इन इंडिया कर सकते हैं। आज हम लोग अरुणाचल प्रदेश से लेके जम्मू कश्मीर से लेके केरल से 15,000 से भी, अभी तो हम लोगों का नंबर और बढ़ गया, करीबन 17,000 लोगों को हम लोगों ने डीएनए टेस्टिंग अभी किया है लास्ट 9 सालों में। एंड देन कोई एज ग्रुप वाला कर सकता है, कोई हेल्दी भी कर सकता है, जो बीमार व्यक्ति भी कर सकता है। एडवांस पैनल जो 100-150 पेज का रिपोर्ट आ जाएगा, 225 फिनोटाइप्स या पैरामीटर्स हम लोग टेस्ट करेंगे। 1 घंटे का जेनेटिक काउंसलिंग के जरिए बहुत आम भाषा में, अपनी मातृभाषा में, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, पंजाबी में आपको ये रिपोर्ट समझा दिया जाएगा। एंड उसके बाद में हम लोग आपको सॉल्यूशंस दे देंगे कि आपको अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। सब कुछ जो आप घर से कर सकते हैं, अपने किचन से कर सकते हैं, अपने घर में, मतलब ग्राउंड में फिटनेस वगैरह कर सकते हैं। आपको जिम में भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। और अगले 1 साल के लिए आपको हमारा असिस्टेंस मिलेगा। आप हमको कभी भी कंसल्ट कर सकते हो, उसके लिए फिर आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसके जो पैकेज के जो पैसे हैं, प्रोग्राम के जो पैसे हैं, उतना ही आपको देना पड़ेगा। और ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे एक्स प्रेसिडेंट प्रतिभाताई पाटिल भी हैं, श्री श्री रविशंकर भी हैं, पूजा बेदी, और बहुत सारे बॉलीवुड के लोग भी हैं, जिसमें भूमि पेडनेकर भी है, जॉनी लीवर भी है, दीपक तिजोरी भी है, और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। साउजीभाई ढोलकिया भी हैं जो हमारे डायमंड मर्चेंट हैं, गोपाल शेट्टी, संजय निरुपम जो पॉलिटिशियंस हैं, सीआर पाटिल जो आज यूनियन मिनिस्टर है, वो भी हैं। बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे दीपक पराशर से लेके हिंदुजा ग्रुप वाले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किया हुआ है। और ये हमारा लैब है जहां पर ये टेस्ट होता है। तो एक मिनट के लिए मैं प्ले करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं, आप देख सकते हो। आपको कभी अगर ऐसा लगता रहेगा कि कोई अपना सैंपल लेके कोई ऐसा मशीन में डाल दिया और रिपोर्ट आ गया, ऐसा नहीं है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस के लिए 18 से 20 दिन लगते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग। पूरा जेनेटिक को हम लोग सीक्वेंसिंग करते हैं, और उसके बाद में एक मैं और आप पढ़ने वाला जैसा, वो जेनेटिक कोड वाला रिपोर्ट नहीं, ऐसा हम लोग रिपोर्ट को पढ़ते हैं। और इससे हम लोगों के लिए एक सावधानी हो जाएगा। तो कैसे ऑर्डर करना, ये पूरा प्रक्रिया यहाँ पे आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं, पहले आप मैत्रेय सर से बात किए, मैत्रेय सर और आप, हम लोग आपको बता देंगे, ठीक है, कि वेलोसिटी जेनेटिक्स का डीएनए टेस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको या तो होम डिलीवरी आ जाएगी, या तो ब्लड टेस्ट कलेक्ट किया जाएगा, वो मुंबई ऑफिस में आ जाएगा, अपने लैब में जाएगा, 21 दिन के बाद में रिपोर्ट मिलेगा आपको। अपना अभी का हेल्थ के बारे में बताना पड़ेगा। देन काउंसलिंग होगा, उसके बाद में एक्शन प्लान जीन बेस्ड मिलेगा, रिकमेंडेशन मिलेंगे। तो पूरे 1 साल के लिए आपको ये सर्विसेज मिल जाएंगे। अब इसका कॉस्ट क्या है ये बताने के पहले इनको जरा सुनिएगा। ये मुंबई की एक मेरी बहुत अच्छी एक सहेली है, मतलब बोल सकता हूँ, मतलब बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ इनका। सुनिएगा ये क्या बोलना चाहते हैं। मैं हूँ शकुंतला अरोड़ा, 80 इयर्स। और जब डैन सर ने बताया कि डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए, तो हमने वो करवाया। हमारी फुल फैमिली ने करवाया। और उस रिपोर्ट जब आई तो मैडम टीचर ने हमें बताया कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है और कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है। और इससे हम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग लाइफ जी सकते हैं।
तो मैं तो सबको सजेशन दूंगी कि डीएनए टेस्ट जरूर 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 करवाओ। नमस्ते। क्या बात है, 80 इयर्स की डीएनए टेस्ट करती है और इन्होंने उनके फैमिली में 6 लोगों ने टेस्टिंग किया था। अब इसका वैल्यू क्या है? ये थोड़ा स्लाइड में एक थोड़ा मिस्टेक है, बट ओवरऑल अगर मैं इसको जोड़ दूंगा एक एक पैनल का मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, आपको थोड़ा R&D करेंगे तो आपको पता लगेगा डीएनए टेस्ट आर अवेलेबल फॉर वेरियस प्राइसेस। तो ये पैनल का कॉस्ट है, ठीक है। ये पैनल का पूरा कॉस्ट को पूरा साथ में डाल देंगे, जो अपने 19 पैनल्स हैं, तो आपका प्राइस आ जाएगा इस तरीके से। तो इसका पैनल का पूरा मार्केट प्राइस अगर साथ में डालेंगे, इट विल बी लाइक 1,46,000 का प्राइस है ना। इतना महंगा हम लोग बेचेंगे, ओके। वेल इतना महंगा तो कोई नहीं करेगा। वो इतना पैसा कब खर्चा करते हैं? जब आईसीयू में रहते तभी, लेकिन अभी नहीं खर्चा करते। लेकिन इतना प्राइस में हम लोग नहीं बेचते हैं, इसका प्राइस बहुत बिल्कुल अलग है। इट्स द बेस्ट प्राइस में अवेलेबल है, मैत्रेय सर आपको बताएंगे, और हो सकता है कि आपके लिए कुछ स्पेशल प्राइस भी दे सकते हैं। तो मैं आपको ये रिपोर्ट का एक एक इमेज है, ये 150 पेज का रिपोर्ट। हालांकि हम लोग आपको पीडीएफ बेचते हैं, वेबसाइट के ऊपर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपका एक्शन प्लान है। इसमें जो रिवोल्यूशन आ जाएगा, मैं आपको हो सके तो मैं कुछ दिखा दूंगा कि लोग कितना, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, रिव्यूज भी हैं। तो आगे जाके बीमारी आने के बाद में जो दवा करने वाला व्यक्ति है ना, उनको बोलते हैं इनके हाथ में 2G है, 2G फोन है। और जो पर्सनलाइज फोन करता है ना, पर्सनलाइज जीन बेस्ड सोल्यूशन करते हैं ना, उनको बोलते हैं इनके हाथ में आईफोन प्रो मैक्स है या i18 है। मतलब समय के पहले हम लोग आज सुनते हैं। मैंने मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, एचओडी डॉक्टर्स के लिए बहुत सारे प्रेजेंटेशंस किए हैं। वो भी शौक है कि ऐसा भी कुछ अवेलेबल है क्या, हमको पता ही नहीं है, उन्होंने एमबीबीएस में सीखा ही नहीं है, ठीक है। हम लोग सिखाते हैं अभी। तो ऑफ कोर्स हमारे बैच में बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं। इस बैच हमारा जो 1-2 महीने का जो एक प्रोग्राम रहता है, कोर्स रहता है, अभी 150 स्टूडेंट्स हैं, बैच नंबर 21। उसमें 60+ डॉक्टर्स है, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, वो हमसे सीखते हैं न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स। तो मेरा इनविटेशन है आप सभी लोगों के लिए कि इस जेनोमिक वेलनेस का हिस्सा बनिए मेरे साथ, मैत्रेय सर के साथ, हम सभी लोगों के साथ मिलके हम लोग हमारे परिवार के लोगों को बताएंगे कि जेनेटिक्स को थोड़ा समझेंगे। हो सकता है कि बहुत सारी आगे आने वाली बीमारी को हम लोग रोक सकते हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। आप अब तक रुके और सुने, ठीक है। थोड़ा नेटवर्क का इशू है, कभी कभी लोग आगे मतलब लॉग आउट वगैरह हो जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर। मैत्रेय सर, बैक टू यू। अगर आपके कुछ भी सवाल हैं, मैं यहाँ पे आंसर करने के लिए अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थँक्यू सर. आजचे हे सत्र अंततः ज्ञानवर्धक, माहितीपूर्ण आणि आपल्या सर्वांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत डोळे उघडणारे असे होते. सर्वप्रथम मी आपले मुख्य वक्ता श्री स्टॅन सेराव सरांचं मनपूर्वक आभार मानतो. तर तुम्ही डीएनए सारख्या वैज्ञानिक आणि क्लिष्ट विषयाला अत्यंत सोप्या आणि सहज समजेल अशा भाषेमध्ये आमच्या समोर मांडलं. डीएनए टेस्टचं महत्व, त्यातून मिळणारे फायदे, त्याचं अत्यंत सोप्या आणि सहज समजेल अशा भाषेमध्ये तुम्ही आम्हाला समजून दिलं. मी आत्मकला विज्ञान ध्यान केंद्राच्या वतीने आपलं मनपूर्वक आभार मानतो. कोणाला काही प्रश्न असतील तर ते विचारू शकता किंवा ग्रुपवर सुद्धा विचारू शकता. आपण अजून एकदा स्टॅन सरांचं मार्गदर्शन घेऊ शकतो. अगर कुछ क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। यस सर, Hi, अग्नेलो सर, या hi. This is Ignalo here. So I had a couple of questions basically. प्लीज So one of them is, I'm a little worried about the data basically, right? The security of this data. Can you help me understand, how this is getting secured? Because this is a lot of personal data, really speaking, right? Yeah, okay. So yeah, that's your first question. You have another question with you? Yeah, if you can answer this, then All right. So, okay. So now we have a very, very stringent, data privacy policy. Now, let me tell you. Now, DNA data can be extracted from various sources. For example, it can be done through saliva, through my hair, through my blood, etc. And we keep giving samples anywhere. I go for a haircut, somebody can just take my hair and then do a DNA testing. Okay. Yes. But in general, people don't do it. So we do not share the data with anybody else.
even your sample that goes to the lab goes with a barcode number. They don't even know who the person is. Okay. ठीक है. एंड जो डेटा हमारे पास आ जाता है, द डेटा दैट वी गेट इज स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, बिकॉज द लैब्स दैट वी यूज एंड द क्रेडिबल लैब्स इन इंडिया आर बोथ CAP and NABL accredited. CAP is College of American Pathologists, which is like a FDA of drugs. So FDA is like very stringent. वो CAP का लाइसेंस मिलने के लिए you need to be that credible. Okay. One. Second, इंडिया में NABL, just search for what is NABL accredited. Okay. Anywhere, मतलब आप ब्लड टेस्ट भी करते हैं, NABL accredited लैब नहीं है तो नहीं करिएगा, because there could be a lot of malpractices. So this lab is both NABL and CAP accredited. वो आपके रिपोर्ट में भी उसके सर्टिफिकेशन आ जाते हैं. So we have a very stringent policy that when there is a counseling also happens, nobody, third person also is allowed in that counseling session. So the data is very, very secure. We have not shared this data with anybody, and we don't share that as per the privacy policies. We can be rest assured that data will not be leaked or misused. And sir, I'm sure it's stored on physical media somewhere, basically. No, it's in the electronic data. Yeah, I can understand. But when you say electronic, it fundamentally is stored on some server, some database somewhere. Yes. Is this within India or is it outside of India? It's in India. The Indian service, yeah. Okay. So that was about the data. The second question is basically when you analyze this data and you come up with these predictions, basically, or whatever the analysis and the findings is, basically, is this finding more probabilistic in nature or are they deterministic in nature, basically? Okay, I'll explain this way. अगर मान के चलिए एक autistic child. Okay. Now, I don't think an autistic child needs to do a DNA testing to find out whether that person is autistic or no, because वो तो visible observation है, पता ही चल गया because of the symptom. Correct. Now, if somebody tells me that how can you solve an autistic child's problem through a genetic testing, there is no solution at this point in time. वैसे allopathic में है ही नहीं है. Okay. Correct. Now, why do I say this is because there is no research done on finding out credible scientific proven solutions on an autistic person or a child based on genetics. So we do not add any phenotype which is not researched. Okay. Only researched, published papers in maybe Okay. you can search PubMed or Lancet, the credible scientific platforms. So Okay. we have a bioinformatics team and a research team. Okay. They do not add phenotypes without, I can say that कि ये भी ऐड करो, वो भी ऐड करो, बहुत डिमांड है पब्लिक मार्केट. They said that साइंस ही नहीं है, रिसर्च ही नहीं है, तो कैसे ऐड कर सकते हैं? So every phenotype is researched. All right. It's been approved and there are credible scientific solutions available. So we don't do certain things. Okay, because there is, ठीक है, मैं problem बता सकता हूँ, but our job is not to tell only the problems, but also to give credible scientific solutions that are within the reach of a person, which are actionable. I mean, I can have a gene-based diet plan from my kitchen. So kitchen is the best pharmacy that we all have, but we forget that and then we go to an artificial pharmacy, chemically synthetic. So I'm not saying that genetics is magic. It's not lesser than a magic, provided we implement everything and then we understand. I can, you can sort of go to Google and then find out some of the reviews. Very, very intelligent people, learned people, they all, initially have some apprehensions, but once they go through it, they say these are like the best 2 hours or 1.5 hours of my life because I learned a lot, because right now it's all theory. Okay. Now, when you actually relate the symptoms with what you experience in your lifetime, you will say, oh, now I'm able to relate. Okay. And you can put all that jigsaw puzzle in a place, because genetics is simply scientific research and the genome project, the human genome project के बाद में ये हुआ. And ये तो हम लोग बहुत basic कर रहे हैं. That's called genetic reading. Okay, we are reading and then we are interpreting. But now we are also talking about gene editing and gene engineering, which is a little advanced subject. वो हम लोग थोड़ा अलग तरीके से बात करते हैं. Many technologies are available, and today the research work has gone a lot ahead. But I think a very interesting question that you asked, Agnolo sir. Very intelligent questions, and thank you for bringing this up. Thank you very much. Thanks. Thank you. Bye. All right. So any other किसी को और पूछना है? काहीतरी प्रश्न आहेत तर तुम्ही बोलू शकतो. ऑलराइट, अगर नहीं है तो आई विल डेफिनेटली. एंड सर एक पूछना था मुझे, हाँ ये जी, जो जेनेटिक डिसीज होते हैं तो क्या ये रिवर्स हो सकते हैं?
देखिए कौन सी एक मुझे एग्जाम्पल के बता दीजिए। डायबिटीज या बीपी ओके, या नाउ फिर कैंसर? डायबिटीज इज नॉट अ जेनेटिक डिसीज पर से, वो एक जेनेटिक रिस्क फैक्टर है। देखिए मैंने वो एग्जांपल दे दिया, आपने सुना रहेगा। अगर फादर मदर को दोनों को डायबिटीज है मान के चलिए, ठीक है, या दोनों में से किसी एक को है, जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को वो बीमारी आ जाएगी, रिस्क फैक्टर आ जाएंगे। लेकिन कई सारे लोगों को रिस्क फैक्टर होने के बावजूद भी बीमारी इसके लिए नहीं आती है क्योंकि वो अच्छी लाइफस्टाइल यूज कर रहे हैं। आप समझे, उनका खाना अच्छा है, ठीक है, वो कार्ब प्रोटीन फैट का रेशियो अच्छा है, लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, फाइबर खाते हैं, ठीक है, प्रोटीन खाते हैं, बहुत ज्यादा स्टार्च भरा हुआ सब बोलते हैं ना, स्ट्रीट फूड, जंक फूड, प्रोसेस फूड नहीं खाते हैं। तो ये सब पूरा जो ट्रांस फैट है वो सब नहीं जाते, तो डाइट इज अच्छा है, उनका फिजिकल एक्टिविटी अच्छा है। अब देखिए आज आपको कॉमन एडवाइस मिल जाएगा कि खाना खाने के बाद में 20 मिनट तो चलिएगा। भाई जब आपका खाना खाने से शुगर स्पाइक होता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी को उसको दबा के उसको थोड़ा इक्वलाइज न्यूट्रलाइज कर लेता है। तो अगर फिटनेस रेजिमेंट किसी का अच्छा है, इट कैन बी अवॉइडेड। थर्ड, योर कूल काम माइंड कलेक्टेड है, स्ट्रेस ज्यादा नहीं है। आज बहुत ज्यादा बीमारी आती है स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस की वजह से लोगों को मोटापा भी आ जाता है, लोग वेट भी कम करते हैं। तो जेनेटिक रिसेस होने के बावजूद भी अगर आपके पास अगर कला है और हमारा जो हम लोग देते हैं, तो वो डेफिनेटली रिवर्स हो सकते हैं। डायबिटीज की आपने बात की, तो डायबिटीज पहले होगा रिमिशन। रिमिशन यानी कि कंट्रोल में आ जाएगा। आप HbA1c चेक कर लीजिएगा, किसी का 10.5 है, किसी का 11 है, ऐसे केसेस आते हैं। अगर आपने जो हम लोगों ने सोल्यूशन दिया उसको फॉलो किया, भी जरूरत नहीं है कि एग्जाम आपको पूरा करेला जूस करना खाना पड़ेगा वगैरह, बट देन आपका कैलोरी काउंट सही होना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ये मिथ है कि भाई मिठाई खाने से ये आता है, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। मिठाई सबका खाते हैं, सबको डायबिटीज नहीं होता है, उसमें बहुत सारा मल्टी फैक्टोरियल है, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं पॉलीजेनिक कंडीशन। पॉलीजेनिक मतलब डायबिटीज कोई एक रीजन से नहीं आती है, उसके लिए जेनेटिक एक फैक्टर है, बहुत सारे अलग फैक्टर्स हैं, उसको सबको कंट्रोल किया जाएगा तो डेफिनेटली रिवर्सल होता है। और डायबिटिक रिवर्सल करने वाली संस्थाएं हमारे पास से DNA टेस्टिंग लेते हैं और वहां पे रेसिडेंशियल कैंप वगैरह करके उनका डायबिटिक रिवर्सल करते हैं। तो द आंसर इज डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन, यस इट इज पॉसिबल। आप कोई भी डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते Okay, thank you so much. हैं। यस सर, थैंक यू। ओके, चैट बॉक्स में किसी के क्वेश्चंस हैं? ऑलराइट, नहीं है। ऑलराइट, सो देखिए ये बहुत एडवांस साइंटिफिक है। हमारी जो कन्वेंशनल विजडम है, या जो हेल्थ एंड वेलनेस भी नहीं बोलूंगा, जो हेल्थ इंडस्ट्री है, जिसको आज हम लोग इलनेस इंडस्ट्री या सिकनेस इंडस्ट्री बोलते हैं, उन्होंने हमको एक तरीके से सिखाया हुआ है कि भाई यही सच है कि भाई पहले बीमारी आने तक अपना मौज मस्ती करो और आने के बाद में आ जाओ, हम लोग हैं बैठे। तो वो आपको प्रिडिक्टिव प्रिवेंटिव बहुत ज्यादा नहीं बता, आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट। आज बहुत सारे ऐसे होनहार डॉक्टर हैं जो अपने प्रोफेशन का जो अपना लिमिटेशन है उसके बाहर जाके एडवाइस कर लेते हैं कि आज आप कोई कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो आपको ECG करेगा, 2D को करेगा, एंड ट्रेडमिल में आप भागेंगे, सब कुछ कर लेंगे, दैट्स देयर फील्ड एंड वो करना भी जरूरी है। बट देर विल बी लॉट ऑफ डॉक्टर्स हु विल से कि नमक कम खाओ, चलना सीखो, वहां तक रुक जाते हैं बिकॉज वो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशन उनकी एक्सपर्टीज नहीं है। वो आउट ऑफ द वे जाके बता दें, बट व्हेन यू गो टू अ न्यूट्रिशनिस्ट दे विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इट इज, और अ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पर्सन और अ फिटनेस एक्सपर्ट, एक हेल्थ कोच, ये चाहिए। एंड देन टू अ ग्रेट एक्सटेंट स्वामी हमारे जो सिखाते हैं, मैत्रेय सर जो सिखाते हैं, स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो हेल्प्स अस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। एंड देयर आर रिसर्चेस टुडे, हमारे डॉक्टर दीपक चोपड़ा है, चोपड़ा फाउंडेशन जो इंडियन है, अमेरिका में है, इज अ स्पिरिचुअल लीडर राइट नाउ। उन्होंने एक बुक लिखा है, अगर आप नोट डाउन करेंगे तो अमेजोन से परचेस करके पढ़ लीजिएगा, उसका नाम है सुपर जीन्स। दीपक चोपड़ा एक स्पिरिचुअल लीडर जेनेटिक्स का साइंस कर रहा है। क्यों? उन्होंने ये पाया मेडिटेशन करके, ओम का उच्चार करके जीन्स में कन्वर्शन आ जाता है। आई शो दैट वीडियो इन आवर क्लासेस। तो ये बहुत अमेजिंग साइंस है। दिस इज नॉट जस्ट डिसीज मैनेजमेंट नहीं है ये, इट्स अ होलिस्टिक वेलबींग, एवरीथिंग, योर हैप्पीनेस, योर पीस, योर सोचना तरीका, एवरीथिंग। और जेनेटिक्स को सही तरीके से समझेंगे, दुनिया का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आज इतने डिफरेंसेस ओपिनियन क्यों है? बिकॉज वी आर ऑल अलग है। तो हमको ये कला आ जाएगी कि भाई आप अलग हो, ये आप अलग है, ठीक है, सबको सम्मान देते हुए अपनी अपनी बात रखने का दे देंगे तो झगड़ा नहीं होगा। नहीं तो डिफरेंसेस ओपिनियन, टुडे डाइवर्सेस आर इंक्रीजिंग। क्यों? दो अलग अलग फैमिली के बोलते हैं वी आर नॉट कंपैटिबल,
भाई पहले भी तो लोग अलग दो दो फैमिली का करते थे, बट देन नाउ पीपल फील दैट हाँ हम लोग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं, इनकम कमाते हैं, तो बोलते हैं ठीक है लेट्स हैव इंडिविजुअलिटी, तो विच इज अ लिटिल डेट ऑफ कंसर्न, बट उसमें बहुत सारी और चीजें भी आ जाती है, लेट्स नॉट गेट इनटू इट। बट ओवरऑल मैं अगर बताऊं, जेनेटिक्स का साइंस को जितना गहराई से सीखेंगे, आप गूगल कर लीजिएगा, एआई से पूछिएगा, थोड़ा थोड़ा कर लीजिएगा, बट गेट द राइट एडवाइस, बिकॉज गूगल ऑल्सो कैन मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बिकॉज वो नीचे डिस्क्लेमर ही देता है कि भाई ठीक है मोर और लेस सेम है बट इट्स नॉट एक्यूरेट। ठीक है, सो आई रियली एंजॉयड स्पीकिंग टू यू ऑल। आप सभी लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारा मुंबई में ऑफिस है, गोरेगांव ईस्ट में, नेस्को के पीछे। इफ यू आर इन मुंबई, इन एंड अराउंड मुंबई या महाराष्ट्र में कभी भी है, कभी भी अपने ऑफिस में आने के लिए आपका स्वागत है। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग कर लेते हैं, एक आध कोई जो जनरल प्रोग्राम करते हैं जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स आके बात करते हैं, जैसे डॉक्टर निखिल बलजेकर, डॉक्टर HSR अरोरा, डॉक्टर सुमिता प्रजापति, ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, उसमें हम लोग कई सारे लोगों को भी बुलाते हैं। मैं स्वामी सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे प्रोग्राम रहेगा तो आपके ग्रुप के लिए भी आप वो इन्विटेशन दे सकते हैं, ताकि फ्री में थोड़ा टाइम देके अगर कोई दो बातें अच्छी चीजें सीखें और उसमें से एक भी हम लोगों ने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर लिया, आई थिंक हेल्थ विल बी डेफिनेटली बेटर। सो बॉटम लाइन एक ही चीज है, हेल्थ इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट टू मैनेज। छोटी छोटी चीजें सही तरीके से करें, आई थिंक लाइफ विल बी जिंगल आला। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू। चलिए इसके साथ ही हम लोग ये प्रोग्राम को एंड करते हैं, एंड देन प्लीज अलाउ मी टू लॉग आउट, एंड हम लोग फिर ओके मिलेंगे, ओके यू प्रॉब्ली कैन कंटिन्यू योर मीटिंग, एंड बहुत बहुत ओके धन्यवाद, हम लोग फिर मिलेंगे। और आप सभी लोगों ने मुझे सुना और इसमें जो भी आपने समझा, तो आई एम श्योर, आई एम सो हैप्पी फॉर इट। एंड ऐसे वेबिनार्स हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जहां चाहिए हम लोग करते हैं, दैट्स अ कमिटमेंट, और ये कमिटमेंट के जरिए हम लोग लोगों को जेनोमिक वेलनेस की अवेयरनेस क्रिएट कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you. आजच्या सत्राला उपस्थित राहिलेल्या सर्व सदस्यांचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। इतका वेळ त्यांनी या सत्रासाठी दिला आणि शांतपणे हे सत्र ऐकून हे सत्र यशस्वी केलं। सगळ्यांचे मनपूर्वक धन्यवाद। थँक्यू। जय हिंद।